पत्रिका की वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फोर्टी की सभी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पत्रिका और फोर्टी की ये पहल है एक साथ जुड़ने की और बहुत सारी नई चीजें स्टार्ट करने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्रिका पिछले 65 साल से राजस्थान के अंदर तेजी से बढ़ता हुआ अखबार है और समाज और लोगों से बहुत ही अच्छी तरह कनेक्टेड है। नेहा जी और ललिता जी के साथ में मिलकर हमने एक पहल की है जिसमें कि हम आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं कि कोरोना के इस पीरियड में, क्योंकि इतना टर्मोइल रहा है, इतनी परेशानियां रही है चारों तरफ, किस तरह से हम लोग अपनी फैमिलीज को अवसाद में जाने से बचाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के पीरियड में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, अगर म्यूट कर ले तो शायद किसी के पास में ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है। जी थैंक यू सो मच। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि पिछले 4 महीने कोरोना महामारी ने जिस तरह से हम सभी को घर में बंद रखा, और इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम अवसाद की बात करें, चाहे हम सोशल रिलेशनशिप की बात करें, सभी चीजें एक तरीके से रुकावट पे आ गई हैं, सभी चीजों में रुकावट हो गई है। 40 वुमेन विंग मेरी नजर में एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती हुई उन महिलाओं की संस्था है जो कि अपने परिवार को भी संभाले हुए हैं, अपने बिजनेस को भी संभाले हुए हैं और सोशली काफी एक्टिव हैं। और जैसा कि मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि आप सभी में एक एग्जाम्पलरी तरह की नारी है जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, रास्ता दिखा सकती है कि किस तरह से हम साथ मिलकर आगे आए, अपने परिवार को इस टाइम पे मतलब मोटिवेटेड रखे और किस तरह से उनको सिखाएं कि इस तरह की महामारी से हम किस तरह लड़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवसाद, क्योंकि हम जानते हैं कि काफी टाइम से हम सभी लोग घरों में रह रहे हैं और जो नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज हैं वो काफी तरह कम हो गई हैं। घरों में रहने शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का आराम करने का हमें भी मौका नहीं मिलता, फैमिली के साथ रहने को हमें भी नहीं मिलता। पर धीरे धीरे जब चीजें बदलने लगी और रूटीन चेंज होने लगे तो एक तरह से काफी सारी चीजें और निकल के आई, जैसे फिजिकल वर्क कम हो गया, मेंटल वर्क कम हो गया, सब लोग साथ रह रहे हैं घर पर, मोबाइल का यूसेज काफी बढ़ गया और धीरे धीरे करके हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे परिवार में अवसाद आने लगा। अवसाद इस तरह नहीं आया कि हम जैसे कोई डिप्रेशन में चला गया, बट जो आपस की रिलेशनशिप होती है, क्योंकि बहुत समय से हमारे इस तरह एक मुहावरा होता है कि जब बर्तन साथ रहते हैं तो खटकते भी हैं, तो कुछ फैमिली में झगड़े होने लगे हैं, किन्हीं के हस्बैंड्स की जॉब चली गई है, बच्चे घरों में रह रहे हैं, वो लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत तरीके की टेंशन है। तो राजस्थान पत्रिका 40 के साथ मिलके इस मीटिंग से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं उन सभी आम नारियों को जो अपने घर में रहती हैं, घर संभालती हैं, कि जो हमारे घर के मेंबर्स पे अवसाद आया है, टेंशन आया है, इसको किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से इससे आगे आया जाए। क्योंकि आप में से काफी लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, घर भी संभालते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे सवालों का जवाब दें और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको इस तरह से अखबार के थ्रू प्रेजेंट करें कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज आम नारी को मिले कि इस सिचुएशन से किस तरह से निपटा जाए। तो मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगी नेहा जी से। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। नेहा मैडम अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा नेहा मैडम। थैंक यू आराधना जी। ये जो टॉपिक आज का हम लोगों ने मिलके लिया है, इसमें मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, लेकिन एक एज अ मैनेजमेंट पर्सन जरूर इस बात को आगे रखना चाहूंगी कि एक प्रोसेस होता है दिमाग का, जिसको पहले हम थिंकिंग करते हैं, फिर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसको जनरल टर्म में टेंशन लेना या चिंता करना, वरी करना कहा जाता है। वो जब हम उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, जब हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जब आने लग जाते हैं, जैसे बीपी हुआ, हार्ट पे प्रॉब्लम हुई, एंजाइटी, हमारा पैनिक अटैक्स हुए, या फिर हमारे बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे स्पीच में भी एक ब्लडनेस आ जाती है, जब ये फिजिकल कंडीशंस सामने आ जाती हैं, उस स्टेज को क्लिनिकली डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन
आप अगर देखें तो हमारे मैनेजमेंट में बहुत सालों से पढ़ाया जाता है, बिकॉज डिप्रेशन के 2-3 कारण होते हैं। ऑफ कोर्स जो क्लिनिकल कारण है वो केमिकल इम्बैलेंस है या जेनेटिक है, उसके लिए तो डेफिनेटली मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। लेकिन कुछ लाइफ की सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन या साइकोलॉजिकली हमारे हिंड्रेंसेस आ जाते हैं, जिसके लिए हमारी इंडियन मैथोलॉजी में तो गीता में उसका बेस ही यही है कि किस तरीके से अर्जुन को डिप्रेशन या टेंशन से वरी मुक्त कराने के लिए कृष्ण ने पूरी गीता का सार कहा था। तो हम लोग एज ए इंडियन तो हमेशा से ही इस माइंड कंट्रोल के प्रोसेस में, माइंड कितना पावरफुल है, ये इसका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड क्या कहता है, हमें किस तरीके से एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच बैलेंस बिठाना चाहिए, जिससे कि हमको जो हमारे जो मोटिवेटेड माइंड है वो हमें आगे काम करने की शक्ति देता है, और डीमोटिवेटेड जो माइंड होता है वो हमारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है। तो हमारे शास्त्रों में भी है, हमारे मैनेजमेंट में भी है। लेकिन बहुत अभी रिसेंटली जब से थोड़े से सेलिब्रिटीज ने ये बोलना शुरू किया है कि मैं डिप्रेशन में था, मैंने ट्रीटमेंट्स लिया, तब से ये वाला जो वर्ड है वो बहुत फ्रीक्वेंटली मीडिया, सोशल मीडिया और हर जगह यूज होने लगा है। बट अच्छा है क्योंकि बहुत लोग तो इस चीज को पहचानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हाँ, जो उनकी सैडनेस है वो एक कैन बी ट्रीटेड। सो आराधना जी, मैं इस विषय में यही बोलूंगी कि जो हमारा रियलिटी और जो हमारी जो डिजायर्स हैं, जो जब वो क्लैश करती हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से, तो जो हमारे पास डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, जो अनहैप्पीनेस क्रिएट होती है, उस स्टेट ऑफ माइंड को कहीं जाके हम एक स्ट्रेस या फिर और जब उसकी बॉडी में एक उसकी कंडीशन दिखने लगती है तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से नेहा जी आपने इसको एलेबोरेट किया, और मैं आपको कहना चाहूंगी जो गीता का आपने एग्जांपल दिया वो बहुत ही बढ़िया दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी आधुनिक लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो हमारे बेसिक्स हैं, जो हमारे जड़ें हैं, उनको हम भूल जाते हैं। जिस तरह से आपने गीता की बात की, मुझे खुद को काफी अच्छा फील हुआ ये सुन के कि गीता में भी इस तरह हुआ था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा मोटिवेट किया था। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है और हमें सबको इस बारे में जानना चाहिए। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ललिता जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि मानसिक स्वास्थ्य पर कोरोना वायरस रोग का क्या प्रभाव है? थैंक यू आराधना जी, हम सबको इस मंच पे लाने के लिए। जो अभी कोविड 2020 कोरोना का जो चल रहा है, इसका प्रभाव सभी पे पड़ा है, विश्व स्तर पर पड़ा है। मैं शुरुआत इसको ऐसे करके करूंगी कि हमारी जो लाइफ है, जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। फिर भी हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी तैयारियां फ्यूचर के लिए करते हैं, मगर कई बार अचानक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमारी योजना में शामिल नहीं होती, योजना के अनुसार नहीं होती। तो ऐसे में हमारा जो साहस है, कह लीजिए हमारा जो विश्वास है, आत्मविश्वास, वही हमारा साथ देता है। जो लोग इस माहौल में, जो लोग लाइवलीहुड के लिए या सर्वाइवल के लिए जी रहे थे या जीते थे, उनके लिए ये कोविड 2020 तो एक अभिशाप की तरह सामने आया है। और हाँ, दूसरी तरफ जो लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के लिए, कह लीजिए, और अपनी काम काज के लिए या बिजनेस की वजह से अपने समाज से, अपने परिवार से या अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से दूर हो गए थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सुअवसर कह सकते हैं, उनको टाइम मिला अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। लेकिन ये जो 15 दिन का लॉकडाउन शुरू में तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों को, ऐसे लगा कि अरे 15 दिन सरकार ने जो ये स्टेप उठाया है, ये उस चीज से लड़ने के लिए जो एक हम सबके जीवन के लिए एक मतलब कहते हैं ना डर, एक भय था, उससे बचने के लिए ये सब जो उपाय किए गए थे। 15 दिन का लॉकडाउन बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए ये जो समय 15 दिन से 5 महीने हो गया है और हम अभी भी उसी से लड़ रहे हैं। से सारी योजना एक तरीके से मान लीजिए ऐसे लग रहा है फेल हो गई है, नहीं समझ में आ रही है। तो जिन लोगों ने इसको एंजॉय किया वो लोग भी आज इस चीज से ग्रसित हैं, उनको भी मानसिक, कहीं ना कहीं ये मानसिक दबाव का कारण बनता जा रहा है। काम काज से परेशान है, लोगों का काम धंधा ठप हो गया है और इससे ग्रसित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है।
जो आप ये मान लीजिए सपोज हम ही हैं, हम शुरुआत दूसरे से करने के बजाय खुद से करते हैं कि आज जिस मंच पे आज हमको ये बोलने का मौका मिला है, जैसे मेरी पहचान एक इंटीरियर डिजाइनर की है, मैं अपने से ही लेती हूँ इस चीज को, तो मैंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई, तो मेरा खुद का काम मुझे आज संकट में लग रहा है। सी, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी, तो वो काम भी नहीं कराएंगे। तो चलिए, मैं तो मेरी सेविंग से फिर भी किसी हद तक कोई गुजारा कर लिया, या अभी हम कर भी सकते हैं सेविंग से, लेकिन मुझसे जुड़े जो लेबर क्लास की, आप उनकी सोचिए कि उनका क्या हाल इस समय हो रहा होगा। वो लोग सब जो ये फ्रीलांसर थे, वो लोग गांव की तरफ पलायन कर गए, क्योंकि यहाँ पे उनके पास रोजगार ही नहीं है। तो आप उनकी मानसिक स्थिति भी सोचिए कि किस तरफ हम लोग ये बढ़ते जा रहे हैं। और क्या आराध्या जी, मैं दोबारा एक बार बोलेंगे प्लीज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। जी जी कि मुझे लग रहा है मैं नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा बोल रही हूँ, बट नहीं, जी ऐसा जी सच में है, हम लोग मानसिक उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान, हमारा जो जयपुर है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री के बेस पे टिका हुआ था, पूरे दुनिया में मशहूर था, लेकिन हम देखते हैं वही शोरगुल वाली, वही जो पूरी टूरिस्ट से हलचल भरी रहती थी, एकदम शांत और सूना सा हो गया, व्यापार ठप हो गया। तो टूरिज्म को अगर हम देखते हैं इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड कितने लोग थे जिनके पास रोजगार था, वो सब बंद हो गया। तो हम ये मान लीजिए कि रोजगार से अगर पैसा, आमदनी बंद हो गई हम सबकी, और पैसा है ही नहीं, तो देखिए पैसा कहीं हद तक लोग कहते हैं सब कुछ नहीं है, लेकिन है, बहुत कुछ है। जब उससे हम लोग कमी महसूस होती है, तो काम धंधा सब बंद हो जाता है, और इंसान मानसिक उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा है। आराधना जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। जी 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 ललिता जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छी पॉइंट आपने बोली, क्योंकि मैं हम जो क्वेश्चन पे बात कर रहे थे वो यही था कि कोरोना वायरस किस तरह से प्रभाव लेकर आया है, तो आप बिल्कुल, हाँ, कि किस तरह तो से बिजनेस पे इसका प्रभाव बिजनेस, आया है। मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में अपनी बातें रखना चाहूंगी। आज आप देखिए, जो बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम चला करते थे, हम जी तो बड़े छोटे स्तर पे तो बाद में आएंगे, आप देखिए ना जिनकी सेविंग ब्रांड, आज आप कभी गौर कीजिएगा, जयपुर में हम जब निकल रहे हैं मार्केट की तरफ, तो उन शोरूम्स के बाहर आप देखेंगे ना, टूलेट के सिग्नेचर्स लगे हुए हैं, टूलेट के बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ये सब इसी वजह से कि कहीं ना कहीं काम धंधा इफेक्ट, आदमी सर्वाइवल के एक स्टेज तक आते 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 उसको लगता नहीं अब मेरे बस के बाहर है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अवसाद का कारण बन रही है। हम घर पे रहने लग गए, शुरू में बहुत अच्छा लगा, जैसा आपने कहा घर में रहेंगे तो बर्तन आसपास होंगे तो खटकेंगे जरूर, तो इसके दुष्प्रभाव जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा पड़े। अच्छे के साथ साथ कुछ टाइम बाद हस्बैंड वाइफ में कलेश होने लग गए, आदमी के पास काम धंधा नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं खीज, जिसे कहते हैं ना, खीज बढ़ गई, गुस्सा बढ़ गया, तो मानसिक स्वास्थ्य पर इसका 100% असर देखने को मिला है। वो खींच कहाँ उतारेगा? बच्चों पे उतारने लगा, तो बच्चे परेशान होने लगे, तो बच्चों का मानसिक जो एक होता है ना, जिस उसमें बच्चे रहते हैं माहौल में, वो सब एक माँ बाप बिल्कुल साथ में घर में रहने लगे। अच्छा, माँ बाप जो वाइफ है उसका रोल डबल हो गया, पहले वो घर को देखती थी, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड काम पे चले गए, तो वो अपना आराम से दिन में, लेकिन अब उसके ऊपर बर्डन देखिए, घर का है ही, बच्चे भी साथ में, हस्बैंड जिसका काम धंधा बंद हो गया, वो अपना सारा गुस्सा वाइफ पे उतार रहा है, बच्चों पे उतार रहा है, बच्चे अपनी शिकायत मतलब मदर से करने लगे। तो मानसिक स्तर जो है ना, ये स्वास्थ्य हमारा, हम जब अकेलेपन में, और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अकेलापन, जिन लोगों के पास काम धंधा नहीं है, और वो अकेलेपन में बाहर फिर भी निकलता था, जो आदमी, सिर्फ हम लोग कई बार ना भीड़ का हिस्सा होते हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं अकेले होते हैं। तो ये कोविड 2020 ने इस पे और बुरा प्रभाव ये डाला, इसका इतना दुष्परिणाम परिणाम निकला कि काम के सिलसिले में लोग जो बाहर जाके दो चार लोगों से मिलते जुलते थे ना, उनका अकेलापन और गहरा हो गया, वो लोग और कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर। अब आपको मैं बताऊं, WHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो कोरोना वायरस का के प्रभाव को महसूस करने के लिए कोरोना वायरस का आपकी बॉडी में इन्फेक्टेड होना जरूरी नहीं है, हम आसपास की नेगेटिव जो न्यूज इसको लेके हम पढ़ते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ा। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी तो आई ही है, और इसके दुष्परिणाम मानसिक स्वास्थ्य पर ही सबसे ज्यादा पड़े हैं। मैं ये बोलूंगी, काम धंधे वाले लोगों के हिसाब से ले लीजिए, या घर में महिलाएं जो हम काम कर रही हैं, उनको अपने हस्बैंड उनसे प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं। वाइफ के लिए बड़ी दुविधा है, वो समझ रही है कि उसके पति का काम धंधा अब नहीं है, तो वो कैसे उस चीज को मैनेज करे। तो इस टाइम पे जो फीमेल का जो रोल है, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमको उसके साथ चलना पड़ेगा कि बच्चे भी परेशान हैं और हस्बैंड भी परेशान है, तो उनको कैसे हम बैलेंस करें। और इसका मानसिक, आप इटली और इसमें देखिएगा, जो कि
मेडिकल उसमें सबसे मतलब स्ट्रेंथ में माने जाते हैं, अमेरिका, इटली, वो भी इससे अछूते नहीं रहे। आप देखिए उनकी हालत है कि वो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं इस समय। और इटली की हालत तो ये है, मानसिक रूप से इतने डिप्रेशन में लोग आ कि वहाँ लोग सुसाइड कमिट करने लगे हैं। क्योंकि हमारी तरह उनका परिवार और समाज मोहल्ला ये नहीं होता था, हम तो फिर भी जी लेते। वो तो वैसे ही अकेलेपन में और अपने आप में जीने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए तो काम के लिए बाहर नहीं निकलना, अकेलापन इतना अवसाद बन गया उनके लिए। तो मेंटली डिप्रेशन का कारण कहीं ना कहीं ये जो हमारा कोरोना, ये जो 2020 अभी कोविड आया है, इसने मेंटली तोड़ दिया है लोगों को, दिमागी तौर पे तोड़ दिया है। इसके दुष्परिणाम तो हैं ही, पर मानसिक स्वास्थ्य पे कुछ ज्यादा ही पड़ा है। जी 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 शारीरिक के साथ साथ मानसिक पे। जी, थैंक यू सो मच ललिता जी। राधा मैडम जी नेक्स्ट। जी ललिता मैडम, जस्ट टू इंटरव्यू इनटू दिस, अभी जैसे राधा मैडम ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन मानसिक संतुलन, यू कैन से। तो हर किसी के पास में कुछ ना कुछ एग्जांपल्स हैं कि उसने अपने फैमिली को, परिवार को और हरसेल्फ हिमसेल्फ कैसे आउटकम किया। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस अगर आप लोग के पास में तो वो भी बताइएगा, बिकॉज वो सबको मोटिवेट करता है। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर कुछ नेगेटिव है तो अपन पॉजिटिव भी कुछ बताएं, सो दैट क्या सबको सीखने को मिले, समझने को मिले। क्योंकि ऐसे माहौल में नेगेटिविटी तो देखिए फैली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जहाँ पे शारीरिक कमजोरी या शारीरिक उससे लड़ने की कोशिश करें, लोग कह रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए ताकि ये बीमारी आप तक नहीं आए। मैं ये कहना चाहूंगी इम्यूनिटी तो हेल्थ के लिए, लेकिन हमको मेंटली स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। और फीमेल का रोल यहाँ पे 100%, इसलिए 200% देना पड़ रहा है। हस्बैंड ग्रसित है, तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे ही मतलब फैमिली में दूर में हस्बैंड की जॉब वैसी थी, जो मार्केटिंग बेस होता है ना, इंसेंटिव मिलता है, सैलरी तो थी बट सैलरी कट डाउन आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज ने कर दी। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी मान लीजिए जिनमें इंसेंटिव ज्यादा दिया जाता है, उन कंपनीज में सैलरी थोड़ा कम होती है। तो हमारे ही रिलेशन में एक है, उनके हस्बैंड वैसे ही मार्केटिंग का काम करते थे। तो उन्होंने उनका ये इसमें 1-2 महीना, तो मैंने जैसे आपको कहा मध्यम वर्गीय परिवार जो है ना, ये कहीं ना कहीं लड़ लेता है इस सिचुएशन से, सेविंग से थोड़ी बहुत। तो उनका इंसेंटिव बेस्ड काम था, मार्केटिंग बंद, बाहर जाना बंद, बिजनेस का वो ऑर्डर नहीं ला पाए, काम नहीं हुआ। तो इसमें उनकी वाइफ एक नॉर्मल हाउस वाइफ, शी वॉज एजुकेटेड बट काम जॉब वॉब कहीं नहीं कर रही थी। तो उनका हस्बैंड इतना इस हद तक डिप्रेशन में आ गया, खुद को कमरे में बंद करना, बात नहीं करना, मतलब सिर्फ 1.5-2 महीने के बाद, लॉकडाउन के 1-1.5 महीने बाद, तो 5 महीने होने वाले हैं। तो वो बिल्कुल खुद को बंद कर देना, कुछ मतलब बात ही नहीं करना किसी से। तो डर गए घर वाले कि अब क्या होगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटीज आजकल देखिए हर चीज ईएमआई पे डिपेंडेंट है। हम लोग, अच्छी सैलरी होती है तो आदमी ईएमआई पे चीजें परचेस कर लेता है, बट इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी ईएमआई की भी आई है। लोगों को पैसा तो जो लायबिलिटी खड़ी है चुकानी ही है। तो जो मेरे वो रिलेशन में सिस्टर लगती है, उसने अपनी, उसको लगा कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसने अपनी मदर इन लॉ से बात करी, डिस्कशन किया कि हमको इनको अपने हस्बैंड को बोले, हमें राजेश को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो अंदर बात ही नहीं कर रहे किसी से। इवन तो बच्चों से बात करना बंद कर दिया, खुद को कमरे में बंद रखने लगे। तो उसने, वो मेरी सिस्टर जो है, उसने अपना ये मास्क बनाने चालू करे सोसाइटी में। उसने अपने हस्बैंड को ये सपोर्ट दिया कि मैं डेली की जो अपना जो उनको तो मैं निकाल पाऊंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसको ये मास्क बनाना, उसको देख के सोसाइटी में चालू किया, सोसाइटी से आसपास किया, जिन लोगों को जानते थे वहां पे इन लोगों ने चालू किया करना कि, और हैंड सैनिटाइजर लोकल जो घर में बनाते हैं उनको बहुत सस्ते सस्ते दामों पे, बाजार में तो बहुत महंगे मिलने लगे। उसने एक काम चालू करा तो उसके हस्बैंड को इंटरेस्ट आने लगा, बल्क में कहीं से मिला 500 मास्क बनाने का ऑर्डर, तो हस्बैंड सब देने जाने लगा। अब मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा कि हस्बैंड को अपनी वाइफ की स्ट्रेंथ मालूम चली, और वाइफ को मालूम चला अगर मुझे हस्बैंड का साथ देना है। और आज उनको नरेगा के उसमें 2.5 लाख मास्क का ऑर्डर मिला। तो आप देखिए उनके लिए तो एक दिशा, मतलब नई दिशा मिल गई ना उनको, तो काम धंधे के लिए। तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ हैं, जिस हालात से लड़ना आना चाहिए हमें। तो फिजिकली के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग रहिए, खुद तो साहस बांधिए, अपने घर वालों को भी साहस बंधाइए। तो ये बहुत कहीं अच्छा ना मैसेज भी है इसमें। जी। और लाइफ चेंज हो गई, अब वो हस्बैंड अपना बिजनेस कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के लिए, तो लॉकडाउन मतलब बहुत अच्छा रहा ये। तो कहीं अपने ऊपर है आप, वरना वो भी परेशान हो जाती, तो मे बी हस्बैंड कमरे के अंदर बंद होके
कोई स्टेप उठा लेता, वाइफ उससे लड़ लेती, तुम बात नहीं कर रहे हो, पैसा लाओ, ये करो। तो कहीं ना कहीं हमको बैलेंस करना अभी बहुत जरूरी है हम लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया ललिता जी आपने, बिकॉज कहीं ना कहीं कोविड का जो रोल है वो उसकी घर गृहस्थी और आज की डेट में जैसा अपन सब करते हैं बिजनेस को या जॉब्स को संभालने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं। ड्यूअल क्या मतलब, मैं इसको कहूंगी एक 360 डिग्री रोल होता है एक फीमेल का उसके घर में, बिजनेस में और रिलेशनशिप्स में। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी सुनीता मैम की तरफ। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानसिक तनाव के कुछ लक्षण क्या हैं और इसे किस तरह से पहचाना जाए। अनम्यूट कीजिएगा मैम। हाय आराधना जी। हेलो। हाय, हेलो नितिन जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद देना चाहूँगी कि भी आज के एक ये टेस्टिंग टाइम्स हम कह सकते हैं, टेस्टिंग अनप्रेडिक्टेबल कोविड टाइम्स जो हैं, उसके अंदर में जो मानसिक तनाव है उसके बारे में चर्चा रखी, जिसके माध्यम से हम आपके जो पाठक हैं उन तक शायद कुछ जानकारी पहुंचा पाए। तो इसके एज अ डॉक्टर मैं इसके दो पहलुओं पे चर्चा करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि हम समझें कि इसके मतलब कोई भी एक बीमारी या सर्कमस्टांस जो होता है ना, वो अपने आप में पूरे जो हमारा व्यक्तित्व है उसको अफेक्ट करता है। माने हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक पहलू नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस है फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो कोई भी एक पहलू जब अफेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं सारे पांचों पहलू को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके जो कोविड भी है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके एक मेडिकल एज अ डिजीज अपने सिम्टम्स हैं, लेकिन उसका जो सोशल रेपरकशंस हैं उसकी वजह से बहुत सारी जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कोविड की वजह से, है ना। तो इसके अंदर में हम समझें कि कोविड की वजह से 3 परिस्थितियों का जन्म हुआ है, जैसे कि अभी नेहा ने बताया। 1 इज स्ट्रेस, सेकेंड इज एंजाइटी एंड थर्ड इज डिप्रेशन। तो कोई भी फियर जब आता है तो हमारी बॉडी जो होती है, जिसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना। मतलब कोई भी, जैसे अगर मान लो सामने एक शेर भी आ गया तो पहले हम फ्रीज होंगे। ये एक हार्मोनल हमारा, ये एक प्रोटेक्टिव हमारा जो है वो रिस्पॉन्स उसकी तरफ होता है कि हम एज इन अ शॉक हम फ्रीज होते हैं और उसके बाद में हम फाइट करते हैं उस परिस्थिति को। तो पहला जो 15 डेज था कोविड का वो हमारा फ्रीज रिस्पॉन्स था, माने कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो इट वाज मोर लाइक एन फिजिकल, इमोशनल, मेंटल शॉक, है ना। तो इसके कारण से हम सब ने एज अ सोसाइटी उसको डील किया, जैसे आप लोग सब कह रहे हैं कि फैमिली के साथ में इकट्ठा टाइम हो गया, ये स्पेंड करा, थोड़ी सी मतलब उसको एक एंजॉय करके हम लोगों ने वो समय निकालना शुरू करा। लेकिन जैसे जैसे इसका कार्यकाल बढ़ता चला गया डिजीज का और लॉकडाउन का, तो वो फ्लाइट फ्रीज मोड से हम उसके बाद में फाइट रिस्पॉन्स पे जाने लगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये किसी भी बीमारी के लिए यही प्रोसेस हमारी बॉडी और हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी इमोशनल बॉडी उसको फॉलो करती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब ये स्ट्रेस या एंजाइटी दोनों कंटिन्यूस बेसिस पे बनी रहती है, तब वो जाके जो है एक डिजीज पैदा करती है ना। तो ऑफ कोर्स वो डिजीज आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से है और बाकी आपकी इंटरनल फिटनेस की वजह से है। तो जैसे ही हम ये समझते हैं तो ये हमारी एक्सटर्नल परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे पास में बदलने के लिए जो रास्ता अवेलेबल है वो सिर्फ है अपनी इंटरनल फिजिकल, इमोशनल, मेंटल परिस्थिति। इसको हम कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी आपका नॉर्मल अब तक का पैटर्न था उसके अंदर में जो भी एबरेशन आ रहा है, मतलब जो भी बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को आप आइडेंटिफाई करें अपने लिए, अपने परिवार वालों में, जैसे बच्चों में या जैसे हस्बैंड में कहा, इन लॉज में। कि पहली चीज, जैसे ही हम किसी थॉट को आइडेंटिफाई करते हैं, हम वो थॉट को जो है सबकॉन्शियस माइंड में अनएक्सप्लेन्ड फियर की तरह से सेटल डाउन नहीं होने दें। तो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग द थॉट,
सेकेंड थिंग इज नेमिंग द थॉट। आप जो भी वो थॉट है ना उसको एक नाम दीजिए। ये नाम हम कैसे देंगे वो अभी मैं चर्चा करूंगी कि ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फॉलोड बाय डिप्रेशन है, इसके अंदर में जो सिम्टम्स है उनको आप नाम दीजिए। नाम देना मतलब जैसे मान लो कि बिना किसी वजह से एक डर है ना, तो वो डर को हम नॉर्मली एंजाइटी स्टेट कहते हैं। तो आपको या आपके बच्चे के लिए हमें कहना है कि हाँ मैं उस एंजाइटी, उस डर को महसूस कर रही हूँ। उसे हमें अपने सबकॉन्शियस कारपेट के नीचे नहीं बिछाना, क्योंकि जैसे जैसे वो उसके अंदर ढकता चला जाएगा तो फिर वो बाद में आगे एक डिजीज का रूप लेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारी बॉडी एक, जैसे मैंने बताया कि ये 5 चीज़ों का माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, माइंड बॉडी एनर्जी कॉम्प्लेक्स है। तो कहीं भी 5 इन एनी ऑफ दीज 5 स्टेट्स आप अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिए, और कहीं भी वो मिलता है तो फिर हम इसे आगे देखेंगे कि उसको हमने डील कैसे करना है। तो जैसे मान लीजिए इमोशनल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो मैंने कहा कि अनएक्सप्लेन्ड फियर, कि बिना किसी वजह से आपका अपना घर का माहौल, परिवार के लोग सब सेम है, बट पता नहीं क्यों कुछ देर बाद में आपको एक सडन फियर की फीलिंग आएगी। इरिटेबिलिटी, जो मेरे ख्याल से हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना। अगेन अनएक्सप्लेन्ड एंगर, बहुत सारे लोग हैं जो पहले लगता था कि अभी अरे मुझे तो कभी भी गुस्सा नहीं आता था, राइट। तो इस तरह के जो भी इमोशंस हैं, या फिर कई बार है कि वो आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हो और उसके बाद में आप बहुत, जो एक बाइपोलर सिंड्रोम का वो होता है। तो ये आपके इमोशनल चेंजेस हैं। उसी तरह से मेंटल चेंजेस अगर हम देखेंगे, जिसे कॉग्निटिव चेंजेस कहते हैं, जैसे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होना, या जैसे बार बार में आप कोई भी एक विचार को लेके कमरे में चले गए, बोला मैं तो भूल ही गया, है ना, या रिपीटेड थॉट्स होना, मतलब एक ही थॉट्स वापस अपीयर होना, जो कोई कंक्लूजन की तरफ आप उसको नहीं ले जा पा रहे, लेकिन वो आपको बॉदर कर रहा है। तो इस तरह के ये आपके मेंटल अबरेशंस हैं। फिजिकल में आप देखेंगे तो अनएक्सप्लेन्ड पेन्स इन द बॉडी, मतलब कि बिना किसी वजह के आपको शरीर में दर्द हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड हेडेक्स हैं, माइग्रेन है, उसके बाद में स्वेटिंग, अननेसेसरी स्वेटिंग्स हैं, जो स्वेटिंग है या रेसिंग हार्ट सिंड्रोम है, जिसको पैनिक अटैक के लिए कहा जाता है। हाँ, उसी के बाद में सोशल में, जैसे अभी ललिता जी ने कहा कि विड्रॉल अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, लोगों से फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे इस पे अपनी चैटिंग को विड्रॉ कर लेना, ये आपके सोशल सिम्टम्स हैं जो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप में, एक्चुअली तो वो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है आगे आने वाले समय में और अपनी खुद की उसके अंदर। ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट या ओवर ड्रिंकिंग, या किसी भी नए नशे की तरफ मुड़ जाना, तो ये सारे भी सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं आपके मेंटल एबरेशन की तरफ से। और तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे आसपास या हमारे अंदर घटित हो रहे हैं, उनको हम एक नाम दें, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उससे हम पार कैसे पाएंगे, उससे हम लड़ेंगे कैसे, उसके प्रति हमारा फाइट रिस्पॉन्स क्या हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। काफी साइंटिफिक तरीके से आपने समझाया, और मुझे लगता है जिस तरह से आपने इसको, जी आप इसी के लिए आराधना जी, जैसे अभी नितिन जी कह रहे थे, एक स्टोरी आप शेयर करें। जी, बिल्कुल, तो जैसे ही ये कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ तो नेहा भी इस जर्नी में मेरे साथ ही रही थी। तो हम लोगों ने जो होमलेस और जो ये डेली वेजेस लेबरर थे, इनके लिए एक फूड शेयर प्रोग्राम शुरू किया। तो और वो धीरे धीरे करके इन बस्तियों में जाके हम लोग वहाँ पे फूड को बांटा करते थे। नेहा, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, नेबर्स, फैमिलीज, सब ने उसको सपोर्ट किया। और एक जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसके ऊपर में हमने बहुत एक पॉजिटिविटी महसूस करी। तो मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन किया कि ये हम कोई बहुत ज़्यादा एक बड़ा डिफरेंस नहीं ला रहे थे, लेकिन वो डिफरेंस क्या था? वो डिफरेंस हमारे अंदर था कि हमने जो हमारी एंजाइटी थी, जो अनसर्टेनिटी थी, उस एनर्जी को हमने एक पॉजिटिव दिशा दी बाय रीचिंग आउट टू पीपल जिनकी स्थिति हमसे भी बुरी है। तो इट इज जस्ट आपकी एनर्जी को आप किस तरह से एक डायरेक्शन देते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी राइटली सेड मैम। और यहाँ पे मैं नेहा जी की बात से पिक करते हुए एक चीज और कनेक्ट करना चाहूंगी। आई एम नॉट श्योर वो सही है या नहीं, बट इस डिस्कशन में मुझे लगता है जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि त्योहारों पे दान देना है। त्योहारों पे दान देना
जिस तरह त्योहार क्यों होते हैं, त्योहार होते हैं हमारे अंदर खुशी लाने के लिए, रिजुविनेशन लाने के लिए। तो जब हम किसी को देते हैं तो वो जो एक देने की फीलिंग होती है, शायद उससे एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन या खुशी होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दान का, हर त्योहार पे दान को इतनी क्लोजली लिंक किया गया है कि हमें कोशिश करके हर वक्त जो हमारे पास है या जो अवेलेबल है उससे देना चाहिए। सो आई थिंक जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया ये इसी चीज से कनेक्ट करता है कि जो देने की खुशी होती है वो भी आपको अंदर से रिजुविनेट लगती है और आपको टेंशन से दूर करती है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। सुनीता जी से मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। उन्हें जो फियर बोला, वो फियर अचानक से अराइज हुआ फियर है या इनसिक्योरिटी भी? बिकॉज एक विमेन की लाइफ में इनसिक्योरिटी जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। वो हर चीज में इनसिक्योर फील करती है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए। तो फियर और इनसिक्योरिटी एक ही चीज है या अलग अलग है? नहीं नेहा, फियर और इनसिक्योरिटी जो है वो दोनों अलग शब्द हैं। ज्यादातर अगर अपन उसको एक मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे समझेंगे ना, तो फियर सिर्फ हमें उस चीज का होता है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है ना। मतलब आप, डू यू फियर योर सेल्फ? नो, बिकॉज यू नो योर सेल्फ। बट यू फियर अ डॉग, वाई? बिकॉज आपको उसके स्वभाव से आप परिचित नहीं हो। So that is the difference between fear and insecurity. क्या है? Insecurity is a feeling generated out of external factors. मतलब आपकी डिपेंडेंस जिन पे है, चाहे वो पैसा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे आपकी फिजिकल आइडेंटिटी है, उनमें आपने एक कंडीशनड पैरामीटर तय कर लिया है ना। मान लो कि मुझे है कि भी मुझे 100 रुपए रोज खर्च करने हैं। अब मुझे 100 नहीं मिलके 50 होंगे, तो वो मेरे को इनसिक्योरिटी, फ्यूचर के थॉट के लिए इनसिक्योरिटी पैदा करेगा। तो insecurity is about external circumstances, fear is about lack of knowledge about a situation or about a thing, about your own self also. थैंक यू सुनीता मैम। अब पूजा जी की तरफ चलते हैं। पूजा जी, जैसा कोविड-19 हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से बहुत ही तीव्र तरीके से फैल रहा है और हम लोग सारी प्रिकॉशंस भी फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से बच्चे और बड़े लोगों को हमको घर के अंदर रखना है जिनका इस है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग आज अपने काम करने के तरीके में विभिन्न, मतलब घर में रहने और घर में बाहर जाने के तरीके में तालमेल बैठा रहे हैं, पर बच्चे अभी भी स्कूल नहीं खुले हैं, वो घर में बंद हैं। तो छात्रों और बच्चों के लिए इस घर में संगरोध हो जाने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए आराधना जी, क्या है, अगर हमें समझना पड़ेगा कि जो इंसान है उसकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो एक जरूरत है। इस क्वारंटाइन के दौरान हमारी जो सोशल इंटरेक्शन है उस पे जो रोक लगी है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आया है। जैसे बहुत से लोगों को आपने मेरे से बच्चों के लिए स्पेसिफिकली पूछा है, बट आई विल से जनरल भी, और स्पेशली उन केसेस में जहां पर लोग अकेले रह रहे हैं, लोनली हैं, उनके ऊपर ये मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन ज्यादा महसूस हुआ है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई आदमी अकेला बंद कमरे में रहता है पूरे दिन के लिए, वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि इट इज लाइक स्मोकिंग 15 सिगरेट्स। वो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं इतना इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए सोशल इंटरेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन। और ये है कि अब क्वारंटाइन सब हुए हैं, लॉकडाउन हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, अब जबकि अनलॉक होना शुरू हो गया है, बट फिर भी अभी सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों को बोला जा रहा है वर्क फ्रॉम होम करें। ज्यादातर लोग कर रहे हैं, बट उसका भी इफेक्ट है। इफेक्ट इसलिए है कि वर्क फ्रॉम होम में मेरी फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं। मैं एक रूम में, ऑफिस में लैपटॉप कंप्यूटर लेकर बैठा हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ, या मेल फीमेल इधर, स्पेशली इन द आईटी सेक्टर ये बहुत ज्यादा है। अब नेचुरली जब मैं एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कन्फाइन हूँ, एक क्लोज स्पेस में कन्फाइन हूँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से मेरी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होगी भाई, नेचुरली। बिकॉज हम लोग जब स्पोर्ट्स कराते हैं बच्चों को, क्यों कराते हैं? सो दैट दे बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विद द फिजिकल। तो उससे, और दूसरा ये है कि एक ही चीज को कन्फाइंड में रहकर देखना, करना, लोगों से नहीं मिलना, इंटरेक्ट नहीं करना, उससे भी हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब
अगर बच्चों की हम बात करें, बच्चों का क्या है, जब बच्चा स्कूल जाता है वो स्कूल में टीचर से जो फॉर्मल मैनर में सीखता है वो तो सीखता ही है, उसके अलावा बच्चे की लैटरल लर्निंग बहुत होती है, या इनफॉर्मल लर्निंग जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या है, बच्चा अपने दोस्त से भी सीखता है, बच्चा अपना जूनियर से भी सीखता है, बच्चा बस ड्राइवर से भी सीखता है, बच्चा जब अपने घर से निकलता है और स्कूल पहुंचता है, पूरा द एंटायर डे एंड कमिंग बैक, देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर द चाइल्ड, चाहे वो स्कूल का बच्चा है चाहे कॉलेज का बच्चा, उनको सीखने को बहुत मिलता है। अब बच्चों के केस में क्या हुआ, बच्चों की वो लैटरल लर्निंग एक तरह से रुक गई, जिसकी वजह से बच्चों के लिए, आप बच्चा कहते हैं चंचल होता है, अब चंचल मन को आप बांधोगे तो या तो आप उसको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए प्लेटफॉर्म दो, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे मैंने देखा व्हाट्सएप पे लोगों ने ऐसे वीडियोस डाले कि उन्होंने अपने टेरेस में ही इतने अच्छे फिजिकल एक्टिविटीज के प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिए, तो और इस तरीके से, और जब बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी रुकती है, जब वो बाहर निकलता है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, गेम्स का पीरियड होता है, डांस का पीरियड होता है, वो सब एक्टिविटीज भी रुकने से इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो आता है, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ आ रही है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कहते हैं हम बोर हो गए। अब नेचुरली जब वो बोर हो रहा है, अब वो टेक्नोलॉजी, फोन और वो सब कितनी देर करे, उसके बाद फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, उसको एंजाइटी बढ़ता है, चीजें फेंकना, मतलब अगर आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते तो हिल थ्रो टैंट्रम्स, नॉट एग्जैक्टली फेंकना बट टैंट्रम्स थ्रो करना, ये मानो मेरी बात, मुझे ये चाहिए। सो इन सब को काउंटर करने के लिए, बच्चों को हैंडल करने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि, क्योंकि पेरेंट्स ही अब उनके आसपास जो सोशल सर्कल है वो पेरेंट्स ही हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स एक तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, बच्चों के साथ एंगेजमेंट को क्रिएटिव मैनर में करें और आगे करें। जैसे मैंने एक एक्टिविटी की, आपने कहा पर्सनल एग्जांपल, इसीलिए मैं दे रही हूँ, नितिन जी ने कहा, मैंने रियलाइज किया कि मेरे बच्चों को हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पता। आई हैड अ स्टोरी बुक विद मी, महाभारत की, तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ के सुनाई, हिंदी में थी तो मैंने रीड करी, एंड जब मैंने रीड करी, व्हेन आई रेड फ्यू चैप्टर्स, आई रियलाइज्ड इट ब्रॉट अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन माय चाइल्ड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि बच्चे को ये गलत और सही का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और जब उसको समझ आया, उसमें चेंज आया, तो मैंने सोचा कि चलो इस क्वारंटाइन में बाहर नहीं निकल सकते, एक एक्टिविटी करते हैं। मैंने उस महाभारत को रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डाल दिया, 5-5 मिनट के 40 वीडियोस डाले, जिससे मेरे बच्चे को ही फायदा नहीं हो, कोई और भी देखना चाहे, सुनना चाहे तो वो कर सकते। सो दिस इज हाउ वी कैन एंगेज द चाइल्ड इन अ पॉजिटिव थिंग। दूसरी चीज, अब ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की शुरू हो गई है तो ज्यादा देर तक एंगेज रहते हैं, उससे भी उनको स्ट्रेस होता है कि भाई स्क्रीन को देखते रहते हैं, बट पेरेंट्स के लिए जो जरूरी हो गया है वो एक रूटीन सेट करना भी बहुत जरूरी हो गया है। अगर बच्चा लेट सो रहा है, लेट उठ रहा है, आप अगर बच्चे को एक रूटीन में नहीं लाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं उस बच्चे के स्ट्रेस फैक्टर को ऐड करेगा। टाइम इज टफ, बट yes, things will get back to normal in few months, so we all are hopeful. Till that time we all have to manage and see the positive aspects and come up with something new ways of doing the same things. I think इतना मुश्किल नहीं है अगर हम लोग सब उसको करें। थैंक यू पूजा जी। आई थिंक द पॉइंट विच यू सेड इन लास्ट, दैट चीजें तो वही है, नया कुछ होगा नहीं, बट वी हैव टू लुक एट द न्यू वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। एंड जैसा आपने अपना पर्सनल एग्जांपल बताया महाभारत वाला, आई थिंक दैट इज आल्सो क्वाइट दिस थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपने बेस से जो हट गए हैं, वो बेस अगर हमारे पास समय है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जब हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कब करें, तो ये जो टाइम मिला है एज अ वुमन, एज अ हाउसवाइफ, आई मीन अदर देन बीइंग अ वर्किंग वुमन, एज अ हाउसवाइफ, कहीं ना कहीं हमारा वो रोल आ जाता है कि लेट्स टेक अप ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड ट्राई एंड एजुकेट, एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिलीज। सो वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। अब मैं चलना चाहूंगी राधिका जी की तरफ। राधिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा होता है कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को अवसाद ज्यादा होता है, और ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? थैंक यू सो मच मैम फॉर द क्वेश्चन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये डेफिनेटली ऐसा है। सबसे पहले तो डिप्रेशन क्या है?
As per me, depression is a very common medical illness that negatively affects your thoughts, how you think, how you act. I really feel that there is a huge knowledge gap. Basically, women means certain people feel that if a person is appearing very positive in public, that person cannot be depressed. But that is wrong. Anybody can be depressed, especially women. Women, they are not vocal about it. That's my thinking. They are not vocal about it, because of which they are impacted by societal and sociological problems. If we talk about the societal problems, say ghar ki ladies hi le lo, for example, like they feel more responsible for the children and their family, because of which many career oriented women, they are not they are deprived of their dreams. They cannot achieve it, so this causes depression in them, right? So now when we talk about the sociological factors, this by nature, I feel women, they are conditioned to be sensitive to opinions from others. They are influenced very easily. Okay, and whereas men, they have a greater sense of mastery and independence in their life. So these are some very important factors. Lastly, a very important difference is that women, they are more focused on the physical appearance. I mean, they have to go through drastic body changes. When we talk about from puberty to pregnancy to menopause, and because of that, they have to undergo a lot of hormone. Yeah. जी, you were saying something. आपका वीडियो हैंग हो गया था राधिका जी. Okay, okay. So you're talking about the different physical phases of women. Okay. So what I'm trying to say is that women, they are more focused on the physical appearance. They have to go through drastic body changes from puberty to pregnancy to menopause, because of which they have to go through a lot of hormonal changes that affects their moods, and they become more prone to diseases like these. Right. Thank you so much, राधिका जी. तो आप जो है कि शब्दों में कहूँ तो शायद वुमेन सुनती ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादा सुनते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा अटेंटिव होते हैं और शायद जल्दी हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं. Whereas men are masters, as you rightly said, in our society, so they don't listen to, I mean, couple of things which are not required. So very nicely said. Thank you so much for your views. अब हम बढ़ना चाहेंगे अमिका जी की तरफ. अमिका जी. Namaste, Aradhana ji. Namaste, Nitin ji, and hi to all 40 women. Yeah. जी, अमिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है और इसके अवसर और जोखिम किस तरह के होते हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया हर तरीके से लाभदायी भी है और नुकसानदायक भी है. हम अपने अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे साथ ये सबसे बड़ी एक सोच है जो पुराने शास्त्रों में भी लिखी हुई है. सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है, और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है वो सुखी जरूर है. राइट. तो अगर हमारी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है तो हमें कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती. मैं अगर आप एग्जाम्पल की भी बात कर रहे थे, तो मैं कल रात को देयर वाज अ वायरल मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप. एक मोटिवेशनल ग्रुप है, उसमें वो आया था कि एक लड़की है बॉम्बे की जिसको 4th स्टेज कैंसर था. 4th स्टेज. वो एक अकेली लड़की है पूरे घर में जो रोजमर्रा के काम करके, उसके पेरेंट्स दोनों ओल्ड एज हैं एंड शी वाज नॉट मैरिड. तो वो अपने पेरेंट्स को ये बात शेयर नहीं कर पाई कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे हैं. एंड उसके फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स थे, जो उसके कलीग्स थे ऑफिस में, वो रोज़ ऑफिस जाती थी, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि प्लीज़ एक बार आप ब्लड टेस्ट करा लो. उसको बिल्कुल अजम्पशंस नहीं थे कि उसको पॉजिटिव आएगा, कैंसर लास्ट स्टेज आएगा. बट स्टिल वो इतनी श्योर थी अपनी सोच को लेकर के, अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के, कि उसने बोला जो भी होगा आई विल फाइट विद दैट. डॉक्टर ने बोला कि इट इज़ यू हैव टू स्टार्ट विद द कीमोथेरेपी. वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाती थी क्योंकि वो एक अकेली बंदी थी, पूरे घर को हैंडल कर रही थी और अपने ऑफिस से भी घर आती थी. देयर वाज नो हेल्प टू हर.
उसके बाद जब उसने लास्ट स्टेज किया और साथ में वो पॉजिटिव होप्स के साथ वो मंत्रास चांट करती थी। हम ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रूप है कि अगर हम कोई मोटिवेशनल एक मैसेज डाल देते हैं या एक पिक्चर डाल देते हैं ना, तो लोग उस चीज को बहुत वायरल करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा। और एक नेगेटिव मैसेज को भी वो बहुत वायरल करते हैं और लास्ट में वो मैसेज पे लिखा हुआ आता है फेक न्यूज, या तो कोई न्यूज, जैसे आज आप पत्रिका को ले लीजिए कि कुछ न्यूज आपके नाम से सपोज वायरल हो गई और आपने बोला हमने वो किया ही नहीं, तो आप उसको एक बड़ा सारा लिख देंगे फेक न्यूज। तो लोगों को उसके अंदर करने में बहुत मजा आता है। और क्या होता है, नेगेटिव चीज जल्दी वायरल होती है, पॉजिटिव के लिए लोग बोलते हैं अच्छा आर यू श्योर ये हुआ था, आर यू श्योर। तो वही वो लड़की के साथ था कि वो इतनी पॉजिटिव थी, तो उसने बोला मैं उस चीज को फाइट करके ही आगे बढ़ूंगी। और उसने अपना ये मैसेज औरों के लिए भी सोशल मीडिया पे डाला कि आई एम दी सर्वाइवर फ्रॉम 4th स्टेज कैंसर। डॉक्टर्स आज भी उसकी रिपोर्ट्स यूके, लंदन, यूरोप गई है टू चेक दिस पर्टिकुलर फीमेल्स रिपोर्ट कि ये 4th स्टेज के बाद मेडिकेशन पे आ ही नहीं सकती है बच्ची, ये बच ही नहीं सकती थी। एंड टू योर सरप्राइज आराधना जी वो बंदी आज वापस लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रही है। और इतने क्रॉनिक टाइम जो हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, वो आज भी अच्छे से मुंबई जैसे शहर में ट्रैवल करके अपने पेरेंट्स का पेट पाल रही है, अपने घर में अपने घर की EMIs दे रही है और साथ में बाकी रोजमर्रा के काम कर रही है एंड साथ में अपनी थेरेपीज ले रही है। सो दैट सोशल मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यू थिंग्स। जैसे अभी आपने बोला कि हस्बैंड वाइफ भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बच्चे भी मीडिया, तो वो भी इम्पोर्टेंट रीजन है। जैसे सोशल मीडिया पे किसी ने एक पिक्चर डाल दी, सपोज लॉकडाउन हुआ, सबने अपने घरों में गाने गाए जीतेगा इंडिया, you've seen that social media was very 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 effective in that case कि हम सब ने बोल दिया जीतेगा इंडिया, चाहे वो बाहर नहीं निकले लेकिन घर से उन्होंने शुरुआत करी। मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, सबने सोशल मीडिया पे डाला। उन्होंने बोला नौ दीपक जलाओ, सबने सोशल मीडिया पे डाला। तो वो सोशल मीडिया सबके लिए एक पॉजिटिव का स्रोत था फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन में। हम शायद नेगेटिव थॉट्स में नहीं आए थे उस टाइम तक, बिकॉज हम अपनी फैमिली में बहुत इनग्रॉस्ड थे, हमें मतलब नहीं था। जैसे ही अनलॉक हुआ, पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग, 2 फ्रेंड्स मिलने लग गए, 3 फ्रेंड्स, तो लोगों के पे उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग गया। वो तो मिल रहे हैं, वो तो फोटोज डाल रहे हैं। इस जगह पे बच्चों ने भी बहुत वो किया, मम्मा मेरे फ्रेंड्स भी जाते हैं, लाइक मेरा बेटा है 11 ईयर्स का है, उसको रोज फिजिकल एक्टिविटी है, वो स्कूल जा नहीं रहा है, तो मेरे ही इज अ सिंगल चाइल्ड, घर के अंदर एक अकेला बच्चा है, तो वो उसको भी रोज बाहर जाना होता था। आई हैव टू टैकल हिम विद दैट केस कि आप अभी जा नहीं सकते हो, यू नॉट अलाउड, 10 ईयर्स 11 ईयर्स के बच्चे नॉट अलाउड टू गो। मेरी फ्रेंड की मम्मी रोज जा रही है, वो अपने बच्चे को लेके जाती है, अब पार्क में जाना शुरू हो गया, विच आई विल नॉट अलाउ बिकॉज मुझे मेरी सिक्योरिटी रखनी है। आई हैव टू टेक दैट थिंग। जैसे अभी पूजा जी ने बोला कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए महाभारत पढ़ी, उसको उस तरीके से समझाया, तो मुझे मेरे बच्चे के साथ बाहर खड़े होकर अपने 2 डोमेस्टिक हेल्प को लेकर के खेलना पड़ा। वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा टास्क था क्योंकि उसके साथ साथ मेरी भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी। और वो चीज़ पर जब मैंने सोशल मीडिया पे डाली कि वाई डोंट यू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर इन योर हाउस सो दैट बच्चे बाहर जाने की जिद नहीं करें। आप अपने बच्चों के लिए क्यों बाहर जाने के वेट कर रहे हो कि आप उनको बाहर लेके जाओ, ब्रेड्स खिलाओ या पिज्ज़ा के अभी आउट स्टेशन अलाउड नहीं है, तो हम घर में ही बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया इसके लिए भी बहुत लाभदायक रहा। यूट्यूब बहुत लाभदायक रहा। हमारी फीमेल्स ने काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो घर में बनाई है, दैट वाज अ मैजिकल पार्ट ऑन आवर पार्ट। जो लेडीज़ घर में किचन में नहीं घुस पा रही थी, उन्होंने पूरे मैजिक क्रिएट कर दिए। आज की तारीख में बेचारे स्वीट शॉप ये बोल रहे हैं राखी आ रही है, हमको तो बंद करके बैठना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा योगदान फीमेल्स के लिए ये सोशल मीडिया की जब जब रोज नई रेसिपीज आ रही थी तो हम लोग उसी के थ्रू पूछते थे, अरे तूने वो बनाया था, प्लीज रेसिपी शेयर कर दे। तो आई विल नॉट से नेगेटिव, बट येस सोशल मीडिया इज इक्वलेंट इम्पॉर्टेंट इन प्रोज एंड कॉन्स, यू नो। जैसे अभी आपने ये बोल दिया था कि सुशांत सिंह का जो सोशल मीडिया वाला केस वायरल हुआ, अब हमें नहीं पता रियलिटी क्या है उसकी, बट पीपल आर फॉलोइंग दैट पाथ, उनको पीछे फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ इसने न्यूज़ यू शुड नॉट पोस्ट इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। काफी नया और काफी डिफरेंट थॉट प्रोसेस है सोशल मीडिया का। और जैसा आपने कहा इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, बिल्कुल दोनों होते हैं। और यहाँ पे मैं भी अपना एक व्यू शेयर करना चाहूंगी। आज की डेट में इंटरनेट है
तो उसको अपन सोशल मीडिया बोलते हैं। जैसा कि हम मतलब आई वुड रादर से कि मैंने अपने बच्चों की हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है, सोशल मीडिया आज से जब 1947 में हम फ्री हुए थे, हमारे इंडिया की लड़ाइयाँ हुई थी, तब भी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, बट बहुत सारे ऐसे इमेजेस, ऐसे सॉन्ग्स बनाए गए जो कि हमारे अंदर इंडिपेंडेंस की फीलिंग को प्रोवोक करते थे, भावना को प्रोवोक करते थे। तो सोशल मीडिया उस वक्त भी था, ऐसी बुक्स लिखी गई, मतलब इंटरनेट नहीं था बट ऐसी बुक्स लिखी गई जो कि विच यूज्ड टू टॉक अबाउट कि इंडिपेंडेंस क्या है, किस तरह से हमको एकजुट होकर इंडिपेंडेंस लेकर आना है कंट्री के लिए। So it may be physical at that point of time, now it is through internet, but social media की एक इम्पोर्टेंस किसी भी चीज के प्रसार और प्रसार में हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। एंड वेरी राइटली सेड कि उसका यूसेज भी पॉजिटिव है। जैसे आराधना जी, यस प्लीज। जैसे मैं ये बोलूंगी कि मेरे जैसे दादा दादी या नानी हैं, हमारे टाइम पे तो ये सब था ही नहीं। अब हम लोग क्या होते हैं, अगर एक ही रूम में 5 जने बैठे होते हैं ना, तो मोस्टली ऐसा होता है कोई ना कोई के हाथ में फोन जरूर स्क्रॉल हो रहा होता है, उनकी स्क्रीन जरूर स्क्रॉल होती है, या तो किसी का व्हाट्सएप स्क्रॉल होता है या फेसबुक स्क्रॉल होता है, और आजकल इंस्टाग्राम ने भी बहुत धूम मचा रखी है। तो कई लोग उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से, देखो मेरे पास ये मैसेज वायरल हुआ था, जैसे अभी कुछ मैसेज वायरल हो रहा है पॉजिटिव सिंड्रोम्स, हार्मोन्स। हमारी बॉडी में अगर पॉजिटिव हार्मोन्स है तो हमें कोई कोविड कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम आईसीयू में भी चले गए ना, भगवान न करे हमारा दुश्मन भी जाए, but seriously I'm telling you, if we are positive in that, on that particular bed, I'm telling you we will be back as a warrior. Very rightly said, very rightly said. That social media has given us to read something, because वो positivity, वरना क्या होगा, 10 जने एक ही घर में, आजकल हर जगह जॉइंट फैमिली का वापस माहौल आ गया, कुछ लोग जो बाहर रहते थे वापस अपनी फैमिलीज के पास रिटर्न हो चुके हैं, तो उनको ये लगने लग गया है कि सब फैमिली एक साथ है, मेरे चक्कर में ये नहीं फंस जाए, ये नहीं। तो वी हैव टू क्रिएट दैट माहौल। हम खुद अपना सोशल मीडिया अकाउंट में ऐसी चीजें डालें तो दूसरा भी उस चीज को प्रमोट करे और हमसे बिल्कुल नया लेसन सीखे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी डिटेल्ड और अच्छा व्यू है अमिका जी, एंड मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इसके बैलेंसिंग होनी चाहिए सोशल मीडिया की हम लोगों की लाइफ में। कमिंग बैक टू सुनीता जी, सुनीता मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि कोरोना के कारण चिंता का सामना करना पड़ रहा है, मतलब सभी लोग परेशान हैं, तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाए कि इसको हम लोग कम से कम चिंता के घेरे में फंसे? आराधना जी, जैसा कि आपने और नितिन जी ने कहा कि हमारा ये सेशन होना चाहिए ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो मैं भी इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूंगी कि हम अपनी हैप्पीनेस को मैनेज करना सीखें, ना कि स्ट्रेस को, है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम अपना हैप्पीनेस को मैनेज कर लेंगे तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मेंटल डिसऑर्डर है, वो अपने आप निगेट होता चला जाएगा, है ना। तो इनके अंदर में, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो फिजिकल बॉडी, जैसे कि वैदिक परंपरा से हम जानते आए हैं, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, उसके बाद इंटेलेक्ट है और आपकी आत्मा है। तो ये पांचों ही लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है अपनी एक हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए। ये पांचों लेवल में से किसी भी एक सिरे को पकड़ के हम शुरू कर सकते हैं, चाहे आप वो फिजिकल एक्टिविटी से शुरू करें, स्मॉलर थिंग्स लाइक डेली वॉक, आपने अपने घर पे सूर्य नमस्कार करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, योगा करना है, जस्ट बच्चों के साथ डांस करना है, छलांगे लगानी है, व्हाटएवर दैट यू डू। एक्चुअली क्या होता है कि ये सारे ही जो पांचों तार हैं वो आपस में गुथे हुए ही हैं, है ना। जो फिजिकल बॉडी का हमारा एक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो 5 बेसिक, 13 या 16 अदरवाइज हैं, बट 5 बेसिक हैप्पी हार्मोन्स हैं, है ना। डोपामीन है, उसके बाद में सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, 5 जो ये हार्मोन्स हैं, एसिटाइलकोलिन है। तो ये हमारे बेसिक हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमारी हर एक्टिविटी पे दूसरे से कनेक्ट होके ट्रिगर होते चले जाएंगे, है ना। जिसके अंदर में सिंपल एक्ट्स, फर्स्ट जैसे मैंने कहा फिजिकल बॉडी, इसको हमें किसी भी तरह एक्टिव रखना है, क्योंकि जैसे ही हम इसे एक्टिव करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में डोपामीन और एपिनेफ्रिन ये हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं।
happiness is a chemical reaction. जैसे exactly like sadness is a reaction to the hormones or to the chemicals secreted in the body, उसी तरह से happiness भी एक state of chemical reaction है ना। तो इसके कारण से फिजिकल हमने शुरू करा, इमोशनली हमको किसी भी, चाहे वो हमारे परंपरा में पूजा पाठ करना था, फ्रेंड्स से इंटरैक्ट करके हमें बात करना है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, या फिर और कोई भी आप म्यूजिक सुनना है, मूवीज देखनी है, अपने आप को इमोशनली पॉजिटिवली इन्वॉल्व रखना है। मेंटल स्टेट के लिए अगेन, चाहे आप रीडिंग करें, बुक क्लब्स को ज्वाइन करें, जैसे ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर में आप पॉजिटिव थॉट्स को वो करें। तीसरी में सबसे बड़ी चीज़, चौथी ये कहना चाहूँगी कि मेंटली कोविड की जितनी भी न्यूज़ है, टीवी कवरेज, उसको बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इस समय में कोविड की जो अपनी एक मेडिकली उसकी जो जर्नी है, उसमें वो एक बहुत एक फ्लक्स फ्लूइड सिचुएशन में है, और बहुत सारी नेगेटिव और बहुत कम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, और उसको हमें रियल बेसिस पे एनालाइज करना भी नहीं आता, तो वो एक अननेसेसरी एंजाइटी क्रिएट करता है। तो इसके लिए आप न्यूज़ जो है वो बिल्कुल भी ना देखें। जितनी ज़्यादा शेयरिंग, जैसे अगर मदर और चाइल्ड का बॉन्ड होता है, बच्चे को आप अपने गले से लगाते हैं तो देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होता है ना, विच प्रोड्यूसेस दैट सेंस ऑफ लव एंड ब्लिस, सेटिस्फैक्शन। ये जो है ये इस हार्मोन के थ्रू होते हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि ये जो हमारे दान पुण्य करना है, या अपने पड़ोसी की मदद करनी है, या कोई आसपास बीमार है उनकी मदद करना है, ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं, लेकिन इन सभी एक्ट से हमारे अंदर के ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारी जो एक फिजिकल और हमारी एनर्जी बॉडी है उसको चार्ज रखते हैं। आत्मा के लेवल पे जानते ही हैं, मेडिटेशन कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और मेरे हिसाब से तो ये है कि ये एक समय ऐसा है जिसमें आप अपने आप को होलिस्टिकली पहचानें, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करें। एक इस तरह की परिस्थिति बनी है कि हम अपनी आइडेंटिटी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से थी, मनी है, होम है, कार्स है, हमारा करियर है, उनसे हटा के अपनी आइडेंटिटी को खोजें, क्योंकि जैसे ही हम उसको खोजने के रास्ते पे चलेंगे ना, तो हैप्पीनेस अपने आप हमारे साथ चलती चली जाएगी। सुनीता मैम, वेरी राइटली सेड। जी जी जी, हेलो। हाँ जया जी। हाँ जी, सुनीता मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैम, मैं जया शर्मा राजस्थान पत्रिका से हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि इस समय वर्किंग वुमेन्स के लिए काफी चैलेंजिंग दौर चल रहा है। अगर वो घर पे काम करिए या बाहर भी करिए, तो बेसिकली वो चैलेंज कैसे फेस करे और उससे कैसे उभरे। दूसरा, घर के अंदर स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज करके चले, क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, फोन, बच्चे भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उन चीजों को कैसे विमेन मैनेज करे ताकि घर में थोड़ी सी जो भी हो मेंटल और फिजिकल हेल्थ बनी रहे। जी, इस बारे में कुछ बताना चाहिए मैम। हाँ बिल्कुल। जया जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो लेडी ऑफ द हाउस है, चाहे वो वर्किंग वुमेन है या वो हाउस वाइफ है, वो जैसे एक पिलर होता है ना घर का, उसकी तरह से है ना, जिसके अंदर लिटरली उसको उस पोजीशन में अपने आप को बना के रखना है। लेकिन जब तक वो अपने आप को इतना खाली नहीं कर देती कि वो बाकी सबको अपने अंदर समा सके, है ना, वो समाना, जैसे ओशन होता है ना कि अपार उसके अंदर में स्पेस है, और वो स्पेस के अंदर में वो अपने परिवार, बच्चों की प्रॉब्लम्स है या उनकी हैप्पीनेस है, दोनों एनर्जीज हैं। सी, हैप्पीनेस इज एन एनर्जी एंड सैडनेस इज आल्सो एन एनर्जी। आपको दोनों को अपने अंदर समाना है ना। तो वो है, वैसे ही आपके हस्बैंड्स के लिए है या इन लॉज की है, उनका स्ट्रेस, उनकी हैप्पीनेस, दोनों को आपने अपने अंदर से थ्रू उनको रास्ते देने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस रोल में आज हैं, और जैसे कि मैंने ये बताया, तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें कि मुझे अपने आप को किस तरह से एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में बना के रखना है, क्योंकि आपके पास अंदर जो है वही तो आप अपने परिवार को बांट सकोगे ना। अगर आपके अंदर अनहैप्पीनेस है तो आप अपने परिवार में अनहैप्पीनेस ही बांटोगे। तो हैप्पी रखने के लिए, चाहे वो आप फिजिकल एक्सरसाइज करके आप खुद को खुश रख सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुक करके खुश रख सकते हैं, कोई मूवी देख के खुश रख सकते हैं,
मेडिटेशन करके खुश रख सकते हैं, सबके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सिरे को पकड़ के पहले अपने आप के ऊपर काम करें, थोड़े से आपके अंदर में स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आप अपने अपने परिवार को धुरी बन के संभाल के बांध के रख पाएंगे। सो वर्किंग वुमेन के लिए भी ये है, आई एग्री कि उसके पास टाइम कम है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, बट स्टिल जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे और हमेशा अपने सर्कमस्टांसेस को दोष देते रहेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहली चीज ये। सेकेंड चीज है, अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया का जो एक इम्पैक्ट है बच्चों पे और हमारे पे भी, इसके ऊपर भी अगर मैं थोड़ा सा इसका साइकोलॉजिकल पक्ष भी कहूँ ना, तो ये भी एक एडिक्शन की तरह है। सोशल मीडिया भी, सोशल मीडिया पे हम जो भी पोस्ट करते हैं उसके अंदर जो लाइक्स और डिसलाइक्स आते हैं, ये लाइक्स और डिसलाइक्स दे आर कॉल्ड अ सोशल करेंसी। और ये जैसे पैसा एडिक्टिव होता है ना, वैसे ये सोशल करेंसी भी एडिक्टिव होती है। तो इसके कारण से हम एक एंजाइटी स्टेट में हमेशा रहते हैं कि कुछ भी हमने पोस्ट करा, अच्छा देखें उस पर कितने लाइक्स आए। तो ये एक एडिक्टिव पैटर्न है, और ये एडिक्टिव पैटर्न की वजह से ही बच्चे जो हैं जिनका स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। माने इंस्टा पे एक पिक्चर पोस्ट करी, एक कोई नोट डाला, अच्छा अब मुझे देखना है उसके ऊपर में हमें कितना लाइक्स और डिसलाइक्स लगे। तो लाइक आई सेड कि पहले आप उस इमोशन को या उस थॉट को आइडेंटिफाई करें, और धीरे धीरे इवन एट बच्चों के लेवल पे कि भाई वो लाइक्स या डिसलाइक्स जो है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, उनको उस थॉट से हमें उस जो अब एडिक्शन बन जाता है उससे डी आइडेंटिफिकेशन की एक प्रोसेस समझाने की जरूरत है। आजकल बच्चों के लिए या इवन मैं तो कहती हूँ एडल्ट्स के लिए भी आपकी जो आइडेंटिटी है वो जो सोशल मीडिया पे दिख रही है, इसको एक अगेन इंग्लिश में टर्म होता है जिसको बोलते हैं हाईलाइट रील। मतलब आपने अपनी एक मूवी आपने ये फेसबुक और इंस्टा पे अपलोड करी है, अब आप देखना चाहते हैं कि लोग उसके ऊपर कितनी ताली बजा रहे हैं, तो आप अपनी एक झूठी या सच्ची पिक्चर जो आप अपलोड कर रहे हैं और उसके आप खुद ही दर्शक बन के उसका मजा लेना चाहते हैं। मतलब कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड एक हम दुनिया क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो इस माइंड सेट से बच्चों को फिजिकली और इमोशनली कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करके रखना, और मुझे लगता है इसलिए जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर सबसे अच्छे हैं, जहाँ बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक्चुअल रियल टाइम इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। राइट मैम, बहुत थैंक यू सुनीता मैम, बहुत ही डिटेल्ड आपने समझाया बच्चों की मेंटेलिटी के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। थैंक यू सो मच। आप वापस चलना चाहेंगे? आराधना जी, मैं भी सुनीता जी के में ऐड करना चाहूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि जो जया जी फील कर रही हैं ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन फील की जो टाइम की कमी की वजह से हम लोग एक कॉन्स्टेंट टाइम प्रेशर और वर्क प्रेशर में रहते हैं। घर को कैसे मैनेज करें और ऑफिस को कैसे मैनेज करें। इसमें जया जी मैं क्या करती हूँ, मैंने रियलाइज किया जब से मैंने काम करना शुरू किया कि अगर हम अपने काम को मेंटली वर्कआउट कर लेते हैं तो जिस काम को करने में शायद हमें 1 घंटा लगता है हम उसको 10 मिनट में कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव सॉर्टेड आउट आवर वर्क। दूसरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप वर्क को पास ऑन कर सकते हैं किसी को किसी भी तरीके से या किसी की हेल्प से आप कर सकते हैं तो आपको वो सेग्रीगेट कर देना चाहिए, आगे पास ऑन करना चाहिए। और स्क्रीन टाइम वाला जो आपने क्वेश्चन बोला उसमें मैं आपको ये कहूँगी प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हम लोग बच्चे को कहते हैं बस 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देखना, पर हम देखते हैं 4 घंटे। तो ये सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन का क्वेश्चन है। मेरा भी मन करता है, बट अब मैंने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया, नहीं 12 बजे बंद तो मतलब बंद। एंड व्हेन माय चाइल्ड सीज मी क्लोजिंग स्विचिंग ऑफ द टीवी एट 12, उसको कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बंद कर देता है, बिकॉज दैट इज द एंड ऑफ इट। और गीता जी ने बिल्कुल ये सीखा है कि सोशल मीडिया जो इंटरेक्शन हमारा हो रहा है और वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट को तो देखो एडवर्सली इफेक्ट करता ही है ना। थैंक यू आराधना जी फॉर गिविंग मी द टाइम। थैंक यू सो मच आराधना जी। एक वर्किंग वुमन के कॉन्टेक्स्ट में एक मैं और थॉट जो अभी आया वो शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअली क्या हमारा जो एक लाइफ एनर्जी है जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर में हमारे पास में
दो फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. वन इज टाइम 24 आवर्स एंड टू इज एनर्जी. तो 24 आवर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते. जो ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है वो हम अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं. So that is why I say that woman has to prioritize her own mental physical state first. उस एनर्जी लेवल्स को आप रेज करेंगे तो अपना टाइम मैनेज हो जाएगा. Rightly said, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Coming back to अमिका जी. अमिका जी, जैसे लॉकडाउन में हम अभी बात कर रहे हैं कि फैमिली में आपस में टेंशन काफी बढ़ गया है. शुरू के 15 दिन हम लोगों ने एंजॉय किया, उसके बाद में थोड़ा टाइम चेंज करा, और अभी इकोनॉमी की वजह से भी, जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि बहुत सारे हस्बैंड की जॉब चली गई है या बच्चे घर में रह के फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो किस तरह से ये पति पत्नी के, माता पिता और बच्चों के विवाद से निपटा जाए, किस तरह से पॉजिटिविटी अपनी फैमिली में डाली जाए कि इस तरह की ट्रबल्स ना आए, इस तरह के इश्यूज ना आए. देखिए, जो पहले शुरुआत में लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था, शुरू के 15 दिन या 21 दिन का जो लॉकडाउन था, उसमें सब लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाना पसंद करते थे, एक साथ टीवी शोज देखते थे. उस टाइम पे रामायण आया करती थी, आपको ध्यान हो तो पूरा एक एपिसोड चैनल चलता था. पर्टिकुलर टाइम पे सब लोग एक साथ थे. जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी सिस्टर की फैमिली में कम से कम 25 लोग हैं. लाइक दे आर 3 फैमिलीज इन सेपरेट पोर्शंस इन वन लैंड ओनली. तो उनका ये फिक्स था कि सुबह 7 बजे सबको योगा करने बाहर आना है, जिसमें से 2.5 साल की बच्ची भी आएगी और 70 इयर्स के दादाजी भी आएंगे. बीच में कोई स्किप नहीं होगा. तीनों टाइम का मील एक साथ होता था, अलग अलग फैमिलीज की तरफ से, बट एक ही टाइम करेंगे. शाम को वापस 9 बजे अगर रामायण देखनी है तो एक साथ ही. आप उसी रूटीन को अगर हम फॉलो करते आते, क्योंकि सब पता था तब सब लोग एक ही साथ एक ही फैमिली में रहते हैं. अब लोगों को बाहर भी जाना पड़ गया, लोग अपनी सोशल लाइफ के साथ साथ अपने वर्कआउट के लिए, मतलब वर्किंग के लिए भी जाने लग गए. कुछ शोरूम्स खुल गए तो ओनर्स निकलने लग गए, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करने लग गए, तो वो डाइवर्जन्स होने लग गए. बट अगर आप लड़ाई झगड़े से निपटना चाहते हैं तो इसमें अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा रोल है. जैसे अभी सुनीता दीदी ने बोला कि जहाँ एनर्जी, आप जो एनर्जी देते हैं वो आपको रिवर्ट में मिलती है. तो आप अगर पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जैसे सपोज आप हमारे घर की मम्मी, हम लोग जो भी लेडीज हैं, कुछ ना कुछ काम करती रहेंगी, तो वो बच्चा आके काम फैला देगा. इस टाइम पे हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प इतनी नहीं है, क्योंकि हम अलाउ नहीं कर रहे हैं हमारी रोज डेली वेजेस, मतलब जो बाइयाँ आती हैं या उनको जो 24 आवर्स है, हम उसकी भी हेल्प करना चाहते हैं कि एक अकेला लड़का 10 रूम कैसे साफ करेगा. तो वी हैव टू सपोर्ट हिम. अब छोटा बच्चा आके वापस पानी का ग्लास गिर देगा तो हमारा गुस्सा और बढ़ जाएगा. या फिर काम करते करते एकदम से मेरी दादी ने बोल दिया या मेरे किसी बड़े ने बोल दिया जा पानी लेके आ जा, तो मुझे वो फ्रस्ट्रेशन होगी कि अभी काम कर रही हूँ, एक और काम दे दिया. तो वहाँ उस चीज को मैनेज करके अगर चलेंगे तो लड़ाई झगड़े का कोई रूल नहीं. वहीं बेटे की बात आ जाती है, स्कूल होमवर्क है, उसके बाद वापस से कोई ट्यूशन है, कोई और एक्स्ट्रा क्लास लगा दी जो ऑनलाइन भी नहीं होगी, बट आपको रूटीन वाइज वो करना है, वो नहीं करेगा तो पूरे दिन का जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो उस पर निकलेगा. रहे आपके हस्बैंड की बात की, सपोज अगर जॉब चली गई, वो घर में है, तो उनका जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो हम पे निकलेगा और वो एक दूसरे की तरफ फैमिली में पूरा चलता जाएगा. तो इस चीज को अगर हम निपट जाए, जहां हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जो पॉजिटिविटी की आज आपके सेशन में बात हो रही है, अगर हम वो पॉजिटिविटी एनर्जी डे टाइम से, मॉर्निंग टाइम से एंड तक वो देंगे ना, तो आई एम श्योर हमको वो रिवर्ट में मिलेगी. सुनीता दीदी ने बोला उठते ही आप प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, तो वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव स्रोत है जो हमारे शास्त्रों के टाइम से लिखा हुआ आता है कि अपनी बॉडी को जिस तरीके से आप मेंटेन करके चलेंगे उसका वो आप रिवर्ट बाहर करेंगे. व्हाट आर यू इनसाइड, यू विल रिवील आउटसाइड. जो आप फेकनेस की बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया की फेकनेस जो अभी बता रहे थे कि भाई आप जो हैं, क्या पता आपको पब्लिसिटी के लिए ये सब करना पड़े, बट जब आप उनके घर जाके देखेंगे तो हो सकता है उससे भी बहुत सुंदर हो और हो सकता है उससे बहुत डाउन भी हो. तो यू कैन नॉट जज, वी कैन नॉट जज एनीवन. तो वहीं लड़ाई झगड़े की बात आती है तो हमें काम बांट लेना चाहिए. मैंने अगर किचन संभाल रखी है तो कोई अगर जो भी घर में मेल है वो अगर बाहर का काम करने, डस्टिंग करना कोई बुराई की बात नहीं है, हेल्पिंग करना, मॉपिंग करना कोई बुराई की बात नहीं है, कोई चीज़ें डाइनिंग टेबल सेट करना कोई बुराई की बात नहीं है, किचन में से जाके पानी लेके आना कोई बुराई की बात नहीं है. क्या छोटी बात नहीं है, बुराई इन द सेंस मैं कहना चाहती हूँ छोटी बात नहीं है. हर काम बढ़िया है. जो आज सारी फीमेल्स आदमियों के बराबर चल रही हैं,
अगर एक ही ऑफिस में आप खुद अपने आप को ले लीजिए कि आप पत्रिका ऑफिस में, वहीं पे आपके साथ मेल कलीग्स भी हैं, वहीं पे फीमेल कलीग्स भी हैं, तो आई थिंक सब इक्वलेंट है। आप जब उनका काम बांट सकती हैं और आपके कलीग्स में सारी हैप्पीनेस का माहौल है, सब जगह आप अच्छे से रहते हैं, तो घर में क्यों नहीं रह सकते? बच्चों में भी वही है, बराबर के 2 बच्चे हैं, मुझे अब मेरा टाइम हो गया, मुझे लैपटॉप चाहिए, अब मेरा टाइम हो गया, मुझे लैपटॉप चाहिए। तो हम वनिस्पत 2 लैपटॉप लाने से, उनकी जिद्दी पूरी करने से, हम दोनों को एक ही चीज बोल सकते हैं, एक शो तुम दोनों भी देख लो, दूसरा इसी का शो तुम दोनों वापस देख लो। बिल्कुल। तो लड़ाई का काम हम जितना कोशिश करें वहां से बंद कर सकते हैं। रही बात इकोनॉमिकली, हाँ ये बहुत क्राइसिस का टाइम है, तो जो हमारी फीमेल्स के लिए बोला जाता है कि वो सेविंग्स निकालती है, तो वो मेंटली भी अपने हस्बैंड को बूस्ट आउट कर सकती है। नथिंग लाइक इट, क्या पता जैसे ललिता जी ने बोला था, मास्क बनाया और हस्बैंड ने उस चीज को आगे प्रमोट किया, तो वो मेंटल क्योर भी हुआ। साथ में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी, आजकल घर में बहुत लोग अचार बना रहे हैं, कुछ नई नई रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं, एंड दे आर प्रमोटिंग वेरी वेल। तो हस्बैंड का जॉब है नहीं है, या क्राइसिस आ गई, या इनकम लेस हो गई, आई मीन सैलरी कम कर दी, तो वो वहां पे अपनी वाइफ को बूस्ट अप करके उन दोनों साथ में चलेंगे। आई एम श्योर इकोनॉमिक क्राइसिस से तो हम बहुत जल्दी उठ जाएंगे, एंड इंडिया विल राइज सून एज लोकल वोकल हो रहा है। वेरी राइटली सेड एंड वेरी मोटिवेटिंग टू। और मिल बांट के चलने से बुरा टाइम भी निकल जाता है और अच्छा टाइम भी निकल जाता है। जैसा खुशियां बांटने से बढ़ती है, साथ बैठेंगे ना तो होता है। सब, जैसे बहुत अच्छी चीज सुनीता दीदी ने बोली थी, न्यूज देखना बंद कर दो। न्यूज में आधे टाइम यही आ रहा है, कहाँ करप्शन हो रहा है, कहाँ सुसाइड हो रहा है, कहाँ मर्डर हो रहा है, कहाँ गोलियां चल रही है, तो वो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में भारी हो जाती है। और आपको ज्यादातर अगर आप रेशियो निकालेंगे, मेल्स का हार्ट अटैक रेट ज्यादा है, क्योंकि वो लोग डिप्रेशन में आते हैं तो वो कोई गलत कदम उठाते हैं, या तो वो कोई टॉर्चर करते हैं, या खुद अपने आप को हर्ट करते हैं। तो वो चीज अगर हम ओवरकम कर देंगे और सब साथ में रह देंगे, तो आई बिलीव या ये कोई लड़ाई झगड़े की हमारी फैमिलीज में शायद नहीं हम न्यूज सुनेंगे। थैंक यू सो मच अमिका जी। कमिंग बैक टू नेहा जी, नेहा जी थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ अब अपन चलते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल बीन वर्किंग। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको कैसे लगता है कि इस लॉकडाउन से कॉर्पोरेट की दुनिया और कंपनीज में किस तरह का बदलाव आएगा? क्या ये पॉजिटिव होगा और किस तरह से मूवमेंट आएगा? थोड़ा इस बारे में बताएं। आराधना जी, अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें तो कुछ सेक्टर्स, हमारा जो टोटल बिजनेस है कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे फार्मा है, आईटी सेक्टर, रिटेल सेक्टर, देन ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर्स। फिर ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं बिकॉज ये कुछ एसेंशियल थिंग्स हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे एक्सपोर्ट है, लग्जरी आइटम है, ऑटोमोबाइल्स है, रियल एस्टेट है, ये अच्छे नहीं चल रहे हैं बिकॉज ये तब आप मूव ऑन करते हो जब आपके पास थोड़ा सरप्लस अमाउंट का मनी होता है। हर बिजनेस एक ही मोटिव पे चलता है, अर्निंग, कमाना, और जब वो प्रॉफिट्स में होता है तब वो एक्सपैंड करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। मनी जो साइकिल है वो जब कोई इन्वेस्ट करता है तब कोई और अर्न करता है, इस बेसिस पे चल रही है। जब बिजनेस खुद इन्वेस्ट करना बंद कर देती है तो आगे से अर्निंग भी बंद हो जाती है। सेकेंडली, आप अगर देखेंगे हर कंपनी के पास टोटल उसका प्रॉफिट्स क्या होता है, उसके 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की टर्नओवर होती है। जो उसका टोटल टर्नओवर हर महीने का होता है, उसको 2 या 3 महीने के टर्नओवर को उसका प्रॉफिट कहा जाता है। अगर लॉकडाउन में किसी ने 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने से नहीं कमाया है, सर्टेनली वो बिजनेस, जितने भी बिजनेस हैं वो लॉस में जा रहे हैं। जब लॉस में जाते हैं तो कॉस्ट कटिंग की बात आती है। कॉस्ट कटिंग किस स्तर पे होती है? सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स के स्तर पे होती है। ये लगने लगता है क्योंकि जरूरी नहीं है वो जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपके बैंक बैलेंस या आपकी बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रहा है, वो आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट ज्यादा करता है बिजनेसमैन को, कि ये बैठ के हम इनको पैसे क्यों दें। बैठे हुए तो हम लैंड्स भी, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, गोल्ड भी है, वो भी हमें कुछ सर्कुलेशन ऑफ मनी तो दे नहीं रहा है, लेकिन क्या होता है कि वो हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं, हम इनको पैसा क्यों दें। तो सबसे पहले कॉस्ट कटिंग वहां हो जाती है। सेकेंडली, कुछ सेक्टर्स जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी जिन सेक्टर्स जिन कंपनीज ने कर रखी है, या फिर जिन लोगों ने अपनी निश कार्व कर रखी है,
जिन लोगों ने अपना जो एक मोमेंटम ऑफ इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी का एक मोमेंटम होता है, जैसे हम लोग घर के बजट्स के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो टोटल अर्निंग होती है उसका 25% आपको खर्च करना चाहिए, 25% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, 25% की आपको सेविंग करनी चाहिए। ये धीरे धीरे वो 25% जो आप स्पेंड करते हो, जब वो री इनकम होती है 25% की इन्वेस्टमेंट के साथ, वो इतना बढ़ जाता है कि आपकी लाइफ अपग्रेड होने लग जाती है, इतना एक्सेस हो जाता है कि आप खर्च नहीं कर पाते। ये कहा जाता है जनरल हाउ यू अ पर्सन शुड बजट। लेकिन जो मार्केटिंग, साइकोलॉजिकल मार्केटिंग आजकल हो गई है कि अपग्रेड योर लाइफ, बाय समथिंग एंड टेक इट ऑन EMI। तो जो हमारी ग्रीड एकदम से आगे आ गई, जो हमारा 25% की जगह हम लोगों ने अपनी लाइफ अपग्रेड करने के चक्कर में कि लिव लाइफ किंग साइज, लाइफ तो छोटी सी लाइफ है, स्पेंड करो उसको। तो ये जो साइकोलॉजिकली प्ले अराउंड हुआ, उससे लोगों ने अपनी 25 की जगह 75% ऑफ इनकम दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, दे हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग। ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, वो पर्सनल लाइफ का भी होता है, वो बिजनेस का भी होता है। जिन बिजनेस ने ये स्ट्रैटेजिकली शुरू से बैलेंस करके चला, वो बिजनेस अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। डेफिनेटली फॉलिंग वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स है, जो लिक्विडिटी क्रंच है, स्ट्रेस है, वो है, लो प्रोडक्टिविटी है, जो कंपैटिबिलिटी, जो कंपैरेटिवली और कंपैटिबिलिटी लो यील्ड ऑन डेट्स हैं आपके, जो आपके इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं, ये सब फैक्टर्स जो श्रिंक हो गए हैं, उसकी वजह से जो कंपनीज हैं, उन लोगों ने सबसे पहले जो अपना हथौड़ा चलाया है वो अपनी मैन पावर पे चलाया है। आप जैसे अभी न्यूज़ थी, इंडिगो ने कहा है कि हम तभी फ्लाई कर सकते हैं जब हम इतने लोगों को अपने निकाल दें। तो इस सिचुएशन में पैनिक क्रिएट कर दिया है कि लाइवलीहुड हम इतने लोगों का कैसे चलेगा। लेकिन हम ये लाइवलीहुड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और अनएम्प्लॉयमेंट अलग बात है, लेकिन अगर हम हेल्थ ऑफ द कंपनीज देखें, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हेल्थ ऑफ द कंपनीज सुधरेगी। क्यों सुधरेगी? क्योंकि हम लोग के पास, हम लीन मैनेजमेंट, कंपनीज लीन मैनेजमेंट करेंगी, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबली लाने की कोशिश करेंगी, जो एक आइडियल सिचुएशन होती है। बहुत बार हम कुछ बिजनेस अपने इमोशंस के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए चलाना चाहते हैं कि नहीं, कैश बर्न करो, अभी बिजनेस सही होने वाला है, हो जाएगा हो जाएगा। बहुत बार हम कुछ एम्प्लॉयज जो अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं, हमेशा ये कहा जाता है HR में कि आपका जो 25% ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज क्रिएट्स द एंटायर थिंग। सो हम 75% अपने एम्प्लॉयज बस घसीट रहे हैं, चला रहे हैं अपनी कंफर्ट के लिए या अपने साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए। तो वो लीन मैनेजमेंट पे जब कंपनीज उतरेंगी तो इकोनॉमी बेटर भी होगी और कहीं कंपनीज भी बेटर होंगी, बिकॉज दैट्स अ आइडियल सिचुएशन। बट अभी के सिनेरियो में बिकॉज वो कॉस्ट कटिंग हो रही है, लोगों के जो EMIs वाली बात आ रही है, लोगों की लाइवलीहुड वाली बात आ रही है, हम लोगों ने कभी कुछ सेविंग नहीं करी, कोई इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं किया, इसलिए हमें अभी वो हिंड्रेंस की तरह, एक प्रॉब्लम की तरह नजर आ रहा है। लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट विल बी अ बेनिफिशियल थिंग फॉर companies. I'm not talking about employees, I'm not talking about the human capital, but I'm talking about companies. थैंक यू सो मच नेहा जी। और पिकिंग अप फ्रॉम व्हाट यू सेड, आई थिंक जैसे अगर लीन मैनेजमेंट करके कंपनीज वापस प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी, तो आई थिंक ओवरऑल साइकिल भी लाइन पे आएगी धीरे धीरे करके। ऑफ कोर्स हम लोगों की तो आदत है भूलने की, तो भूल के वो वापस आएगा। लेकिन हाँ, आइडियल सिचुएशन में तो बिजनेस अच्छा करना चाहिए। वेरी नाइसली सेड एंड वेरी मोटिवेटिंग टू, बिकॉज अभी जिस तरह का माहौल है, एवरीबडी इज नॉट सो श्योर कि किस तरह से बिजनेस बढ़ेगा आगे। और जिस तरह का एनालिटिकल व्यू आपका है, मुझे लगता है आई थिंक दैट्स इज राइट। और मोर ओवर जेलिंग इट अप विद व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कि अगर कहीं मन में पॉजिटिविटी होगी तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट लाएगी। तो वेरी राइटली सेड। मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जो वुमेन है, जो घर पे हाउसवाइफ्स हैं, उन्हें भी अपने हस्बैंड से इसी तरह के टॉक से उनको मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, हम सब अपने कंफर्ट जोन, हम सबको बड़ा प्यारा होता है, हमको एक पुश की जरूरत होती है। या तो आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो, या आप इतना ऑलरेडी आप अध्यात्म में या स्पिरिचुअली इतना एनलाइटेंड हो कि आपको पता है कि आपको हर टाइम मूविंग रखना है।
जनरली सिचुएशंस, आइडल सिचुएशंस ऐसी नहीं होती हैं। तो ये एक तरह का धक्का लगा है फैमिलीज को भी, हाउस वाइफ्स को भी, मेंस को भी, कि जहां मैंने जैसे कितने विमेन हैं, कितने मेंस हैं जिनको ये एहसास हुआ कि लॉकडाउन में हमारे पास हॉबीज ही नहीं है। कितनी फैमिलीज है उनको ये एहसास हुआ हमारे पास एक हेल्दी रिलेशनशिप्स ही नहीं है। कितने लोगों को ये एहसास हुआ कि हमारे पास स्पिरिचुअल, अपने को इंगेज रखने के लिए स्पिरिचुअल हमारे कोई रूटीन ही नहीं है। आज मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते फोन आया, अरे चलो कॉफी पीने, मैं क्या मेरी उस यस से क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसको ना देखते हुए हम फटाफट से चले जाते हैं अपने उसके लिए, एक कॉफी के लिए, एक स्मॉल ब्रिंजेस के लिए चले जाते हैं। तो वो चीजों का जो एहसास हम लोगों को एज अ, एंड वी आर ह्यूमंस, हमसे गलतियां करना तो एक्सपेक्टेड है, सो इट्स ओके। Thank you so much. It is a very different view. Coming back to Radhika जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य में या मानसिक भलाई में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? Okay, thank you so much, ma'am. There are a number of yogic techniques which can help you keep your peace of mind intact. Like commonly they are like meditation हो गया, yoga हो गया, jap हो गया, means it's like that. So let's talk about meditation. Meditation is something that makes you aware of your emotions and thoughts. It helps to create, it helps to cleanse your aura. It attracts positive energy, which leads to a positive thinking and peace of mind. Right? When we see meditation also helps to overcome overthinking, जो हम सब, most of us, we are a victim of it. Right? So अब कहते हैं कि परेशानी हालत से कम ख्यालात से अधिक होती है, which is so true. So मेरी ये राय है that everybody should give at least 20 minutes to undertake such practices to overcome today's challenges. Okay? And secondly, I feel that you cannot change anybody, but you can bring about a change in yourself. You know, इसी चीज में I would like to share एक कहावत है कि जमाने से शिकायत ना करो, खुद को बदलो, है ना। पाव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाने का है। But see, it is easier to say than do. So I feel that society's support and help is really important in this. We all should get together and we should break the mental stigma around us. We should organize such seminars more often, become more transparent and become very understanding towards each other. That is my message. Right. Thank you so much for your view, Radhika जी. पूजा जी की तरफ चलते हैं. पूजा जी. Yes ma'am. पूजा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी भी मनोचिकित्सक से सलाह लेना थोड़ा सा स्टिग्मा टाइप होता है कि मतलब कि क्यों ले रहे हैं मनोचिकित्सक से सलाह। तो मैं इस बारे में आपका व्यू जानना चाहूंगी कि जब हम काफी तनाव महसूस करते हैं तो क्या हमें पेशेवर चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं, एक होता है मेंटल स्ट्रेस, एक होता है डिप्रेशन जिसकी हम बात करते हैं। इंडिया की सिनेरियो जो सिचुएशन है वो वेस्टर्न कंट्री से डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया में क्या है, चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में देखी जाती हैं। ग्रे जो कलर है ऑफ मेंटल एंजाइटी एंड स्ट्रेस वो नहीं कंसिडर किया जाता। वो इसलिए नहीं किया जाता कि जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर है वो फैमिली सिस्टम पे बेस्ड है। अगर मुझे किसी वजह से स्ट्रेस है, आज मेरी ऑफिस में किसी के साथ नोकझोंक हो गई, बच्चे की किसी फ्रेंड के साथ आज लड़ाई हो गई, बोलना बंद हो गया, हस्बैंड का कहीं कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम घर आते हैं, अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं। तो एनी काइंड ऑफ पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल स्ट्रेन जो होता है वो हम जनरली अपने घर वालों में से, जिसमें भी हम कन्फाइड करते हैं, वो बड़ा भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, उससे करके निकाल लेते हैं। तो ऐसे केस में जो मेंटल स्ट्रेस वाली जो सिचुएशन है वो ईज आउट हो जाती है और हम बाउंस बैक करते हैं, नॉर्मल लाइफ में आके आगे बढ़ जाते हैं। बट यस, कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर जैसे अब ये क्वारंटाइन का टाइम आया, लॉकडाउन का आया, इसमें बहुत लोगों को बिजनेस में लॉस हो रहा है, दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो वो अगर कोई एक्सटर्नल सिचुएशन परसिस्ट कर रही है और वो कहीं ना कहीं हमारे पर मेंटल स्ट्रेन डाल रही है, जिसकी वजह से हम बाउंस बैक नहीं कर पा रहे हैं इवन विद द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द फैमिली, तो उस केस में
आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन रीचिंग आउट। अगर आप किसी को रीच आउट करके मदद मांगते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है। पर इंडिया की एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है, हम सब की है, मैं जब इंडिया बोल रही हूँ हम सब आते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अगर मेरा कोई मेंटल स्ट्रेन है जो मुझे तंग कर रहा है, और अगर मैं उसको, आप अपने फ्रेंड में भी बता देते हैं तो आपको पता चलता है एक हफ्ते बाद तो पूरे शहर को पता है कि आपके साथ क्या हुआ, विच इज तो लोग आपको जज करना शुरू करेंगे, लोग कमेंट करना शुरू करेंगे, विच इज अ साइकोलॉजिकल स्टिग्मा ऑन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल विच अफेक्ट्स एडवर्सली। वो और ज्यादा उस नेगेटिव स्टेज में चला जाएगा। और एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है, सुनीता जी जानती हैं कि ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि मेडिकली ट्रीट होना मांगती है। इसमें आपको एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है जो एक डॉक्टर होता है, और वो डॉक्टर इसको ट्रीट करता है, और इसमें आपको मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो उस केस में तो आजकल इंडिया में बहुत लोग जाकर बात करने लग गए हैं, मिलने लग गए हैं। बट इससे पहले जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट काउंसलर्स होते हैं, उनके पास भी लोग जाते हैं और बात करते हैं। तो वो वाला अगर आपका उस स्टेज पे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है तो कोई जरूरत नहीं है, और उसके बियॉन्ड अगर आपको जाना पड़ता है तो वो थोड़ी सी सिचुएशन डिप्रेशन की जो है वो क्रिटिकल है, क्योंकि उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और मेडिकेशन पे भी जाना पड़ता है, टाइम लगता है वापस आने में। तो इंडिया में सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि अब हम लोग शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड खुद एक साइकाइट्रिस्ट हैं जो अमेरिका से करके आए, उन्होंने वहां प्रैक्टिस करी। तो आपको बताती हूँ असली प्रॉब्लम जब आप क्यों जाते हैं, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आपका मन भरा पड़ा है, आपको कोई चिंता है जो आपको बार बार नैग कर रही है, तंग कर रही है, और आप उस थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो वो मुझे ये कहते थे, हम लोगों को बेसिकली वी आर पेड फॉर लिसनिंग आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। क्योंकि जब मैं किसी से बात कर लेती हूँ, स्पेशली ऐसे बंदे से जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं, जो मुझे जज नहीं करेगा, असेस नहीं करेगा, तो मेरा मन हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो नेचुरली मैं उस सिचुएशन से बाहर आके वापस निकल सकती हूँ। सुनीता जी, आई थिंक शी इज अ बेटर पर्सन टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, बट दिस इज माई पर्सनल व्यू ऑन इट कि देर आर डिफरेंसेस। इंडिया में अब चेंज आ रहा है क्योंकि सिचुएशन बदल रही है, बट मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड विच हैव टू बी ट्रीटेड एंड लुक्ड अपॉन डिफरेंटली। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्लियर व्यू। और आराधना जी, इसमें मैं जस्ट एक पॉइंट यही ऐड करना चाहूंगी, पूजा जी वेरी वेल एक्सप्लेन, बट लाइक यू सेड, यू नो, कि टॉकिंग अबाउट मेंटल इलनेस या ऑफ डिप्रेशन या मैनिया जो भी है, ये अपने आप में ऑफ कोर्स क्लिनिकल डिप्रेशन या मैनिया, क्लिनिकल मैनिया स्टेट्स जो हैं वो बिल्कुल एक मेडिकल प्रोफाइल में आ जाता है ना। लेकिन इफ आई थिंक इफ स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आर नॉट मैनेज्ड और वो लॉन्गर टर्म पे अगर वो परसिस्ट करते हैं तो इवेंचुअली इट विल लीड टू क्लिनिकल स्टेट। मतलब डिप्रेशन या मैनिया जो है ऑफ कोर्स दे आर क्लिनिकल स्टेट्स, बट दीज आर इट्स प्रिकर्सर स्टेट्स। तो ऑफ कोर्स वो जो स्टिग्मा, I think Rajasthan Patrika lingers on beyond a point and you're not able to come back, as I said, bounce back, then it requires the external help of a doctor. And yes. So मतलब I would like to congratulate आराधना जी, राजस्थान पत्रिका की, इन्होंने के बहुत बड़ा पहला स्टेप लिया है to break the stigma and to break the silence around speaking about the mental health. Yes, people do not talk about it. हाँ. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, and we would definitely like to inspire others. So, आइडिया यही था इसको स्टार्ट करने के लिए कि सबसे पहले आपसे सीखें या आप लोगों से समझें कि किस तरह से हम इस टाइम पे अपनी फैमिलीज को मैनेज कर रहे हैं और आगे लेके आ रहे हैं। कि एक आम हाउसवाइफ जो घर के कामों में उलझी रहती है या इतना उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, उनको गाइड करना और उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। सो समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग उनसे लिंक्ड हैं। सो इस सेशन के थ्रू हम उन्हीं को मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से वो आगे आके अपनी फैमिली को इस टाइम में संभाल सकती हैं और मोटिवेट कर सकती हैं। और सभी व्यूज बहुत अच्छे लगे। अब हम वापस चलते हैं ललिता जी की तरफ। ललिता जी, ललिता जी, जैसे सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद हमने देखा कि अवसाद सभी तरफ है
बहुत ही यंग एक्टर थे वो, और अवसाद कितना घातक हो सकता है ये भी हमने देखा। पर हम अपने बच्चों को, हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप पढ़ो, आप किस तरह उठे बैठो, किस तरह से आप सोशली बिहेव करो, बट वी नेवर टॉक टू देम अबाउट कि अवसाद से किस तरह निपटा जाए। तो हम अपनी इस भावनाओं को अपने बच्चों से बात करने में क्यों डरते हैं, और इसकी ट्रेनिंग हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस टॉपिक पर? अनम्यूट कीजिएगा मैम, अनम्यूट। ठीक है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ललिता जी। थैंक यू आराधना जी। मैं ये बोलना, इसमें ये है जो सुशांत सिंह राजपूत, तो एक मतलब ये बोलते ही ऐसा अजीब सा होने लगा है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो स्टेप उठाया, आप कह लीजिए, वो बॉलीवुड का एक ऐसा चमकता सितारा था हमारे, कि सब लोगों को उन पे प्राउड था। और उन्होंने जो ये अपनी मानसिक स्थिति का वो सामना नहीं कर पाए, और उन्होंने ये एक दुखद स्टेप उठाया और हम सबसे दूर आसमान में सितारों के बीच चले गए। तो जबकि आप देखेंगे वो सक्षम थे हर तरह से, एक जीनियस पर्सनैलिटी थे, और जिस भी फील्ड में उन्होंने अपना लक आजमाया वहां पे वो सक्सेसफुल रहे, हमेशा सफल रहे। तो स्टडीज में सुपर इंटेलिजेंट थे, वो जिस भी फील्ड में अगर वो जाते, अपना करियर अपना आजमाते, वहां टॉप पे ही होते। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी एक कमजोरी कह लीजिए, मानसिक उनका था, जिसको वो शेयर नहीं कर पाए, जिसका ये दुखद परिणाम रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अकेलापन है वो उम्र या कोई जिससे हम कहते हैं ना पोजीशन या शोहरत, इन सब का मोहताज नहीं होता अकेलापन। अकेलापन आप देखेंगे कोई भी सफल और सक्षम इंसान भी उसकी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है। तो मतलब इसका ये नहीं कि अरे उसके पास इस चीज की कमी थी इसलिए नहीं, अकेलापन एक सक्षम इंसान को भी अंदर से खोखला बना देता है। आत्महत्या के कई कारण होते हैं मेन तो, लेकिन फिर भी हम ये बोलेंगे तो समस्या को, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको हम ढंग से डील नहीं कर पाते आराधना जी, तो उसी कारण हम लोग इतने कमजोर पड़ जाते हैं अंदर से कि फिर ये स्टेप उठा लेते हैं। तो अल्टीमेटली वही है कि अंदर से हम जो कमजोरी, मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसी के परिणाम होते हैं। और अभी अभी कुछ दिन पहले प्रत्यूषा बनर्जी थी, उन्होंने, और लिंकिंग पार्क के मशहूर सिंगर थे चेस्टर बेनिंगटन, उन जैसे मशहूर और सक्सेसफुल लोगों ने भी अभी ये स्टेप उठाया। और उनकी ये जो उन्होंने जो आत्महत्या की कह लीजिए जो, तो उसकी जो ये अभी हुआ है, उन सब ने हमको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या कमी है हमारे सामाजिक उसमें, हम कहाँ किस दौड़ में भाग रहे हैं, या किस हर तरह से सक्षम होने के बावजूद भी वो इन लोगों ने ये स्टेप उठाया। तो कहीं तो कमी है, कहीं किसी चीज की कोई लैकिंग है, जहां पे ये स्टेप इंसान उठाने पे मजबूर हो जाता है। तो अभी 2015 के जो WHO का रिपोर्ट था, अगर हम आत्महत्या की बात करेंगे, मैं उस पर बात करूँ पहले, तो उसके अनुसार भारत का विश्व में 25वां स्थान था 2015 में आत्महत्या में। तो आत्महत्या सिर्फ किसानों तक, या हम जो सुनते हैं ना वो मजबूर हो गया किसान उसने आत्महत्या कर ली, वहां तक सीमित नहीं है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट, हमारे इंडिया में जो स्टूडेंट हैं, उनका मृत्यु दर, आत्महत्या का जो रेशियो है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके पीछे उनके जो ये कॉम्पिटिटिव लाइफ कह लीजिए, या परीक्षाओं में असफल होना, एग्जाम में फेल हो गए, या कम नंबर आना, या माता पिता की जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरा नहीं उतर पाते, कहीं ना कहीं वो हमारा दबाव भी एक उनके ऊपर रहता है, बच्चों के ऊपर, कि वो इन चीजों में कम नंबर आए, माँ बाप का दबाव है, पढ़ाई में वो लोग नहीं उस लेवल पे कॉम्पिटिट कर पाए दूसरों से। ऐसी स्थिति में बच्चे इतने असहाय खुद को महसूस करने लग जाते हैं कि फिर उनको ये स्टेप बहुत ईजी लगता है, कि शेयर तो करते नहीं अपनी प्रॉब्लम, उनको लगता है कि ये बहुत ईजी स्टेप है कि अपनी जान गंवा देना। तो इस चीज के लिए हमको पेरेंट्स को और इन एज वेल एज टीचर्स को भी, जैसे पूजा जी ने भी कहा, कि बच्चों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये इसीलिए वो ये अलार्मिंग है हम लोगों के लिए, कहीं ना कहीं पे अलार्मिंग है, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि समझो क्या सिचुएशन है। एक बच्चा जो जो हमारे साथ रहता है, बट हमसे अंदर से इतना दूर होता है कि वो हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर पाता, और फिर इस स्टेप पे उठा लेता है। आप, कोई बच्चा फेल हो गया, हम ये न्यूज, जिस एग्जामिनेशन बोर्ड्स के जब ये रिजल्ट्स आते हैं तो ये सुनने को मिलता है, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बच्चे ने तो खत्म कर लिया क्योंकि उसके मार्क्स कम आए, या फिर फेल हो गया। तो हम
ये कहीं ना कहीं कमी पता है पेरेंट्स में है, हम लोगों में है, हमारे समाज में। हमने बच्चों के ऊपर इतना दबाव भी आराधना जी डाला हुआ है कि बच्चों को हम ये बोलते हैं, अरे आजकल आप 90% किसी जमाने में बहुत अच्छा हुआ करता था, आजकल तो आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट को कहते सुनेंगे जिसके 96-97% मार्क्स आते हैं ना, कहते हैं फिर भी कुछ कमी रह गई, इससे अच्छा भी हो सकता है। अरे इससे अच्छा क्या हो सकता है? हम पढ़ाई एकेडमिक की तरफ ही भागते हैं, बच्चों को पढ़ाई, तो हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, लेकिन हम उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल के रखते हैं कि जैसे हम घरेलू हम पेरेंट मदर्स के ऊपर स्पेशली कहेंगे कि माँ बाप, फादर से ज्यादा मदर का रोल इसमें बहुत बड़ा होता है। माँ अपने बच्चे को दिन भर, उसका बच्चा देखो कितना पढ़ रहा है, उनके ये मार्क्स आ गए, उनके ये आ गए, तो हम ये सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा कहते हैं कि दूसरों का बच्चा, हम ये नहीं देखते हो सकता है हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, तो हम उसको पढ़ाई की तरफ इतना फोर्स करते हैं कि वो बच्चा स्पोर्ट्स में तो ध्यान ही नहीं दे पाता। तो आजकल आप देखिए स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करियर बना लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई का, तो हमारे जो बच्चे हैं वहाँ कहीं हद तक हम उनको ये करते हैं। अब जैसे अभी सुनीता जी ने कहा कि पत्रिका ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, राजस्थान पत्रिका ने जो भी ये जो मंच, आपने आराधना जी, आप नितिन जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो मंच तैयार किया जहाँ पे हम सब अपने अभिव्यक्ति मतलब हमारे विचार हम प्रकट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन यानी कॉन्वर्सेशन, संवाद जिसे हम कहते हैं ना, ये इसका रोल बहुत बड़ा है। तो लेकिन हमारी लाइफ में, हमारे फैमिली मेंबर्स में, हमारे समाज में इसकी लैकिंग है, हम ये कमी है, कहीं ना कहीं संवाद की कमी बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि अगर अभी हम जो भी हम ये अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका किसी न किसी को 100% इसको लाभदायक होगा, इससे किसी न किसी को इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। हम इतने सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज हमने रखे हैं, तो किसी न किसी का व्यू क्लिक करेगा किसी की लाइफ में, प्रोफेशनल में हो सकता है, पर्सनल में हो सकता है, तो उसको बेनिफिट मिला। अगेन यहाँ पे वही संवाद, क्योंकि हमने यहाँ पे बातें करी, जबकि हमारे जीवन में हम देखेंगे कि संवाद की बहुत बड़ी कमी है। हम लोग बातचीत ही तो नहीं कर पाते आपस में, फैमिली मेंबर शेयर नहीं कर पाते, और सॉरी, तो हम ये संवाद की ही कमी है, हम बच्चों में डिस्कशन ही नहीं कर पाते। और जैसा कि आरामदा जी आपने ये कहा कि हम बच्चों को ये रास्ता तो दिखाते हैं कि अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए, अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो इसके आगे की प्लानिंग ये है, इसके फ्यूचर की प्लानिंग ये। क्या हम अपने बच्चों से कभी ये डिस्कस करते हैं कि बेटा अगर इसमें आप असफल रहे तो आप ये कर सकते हो, अगर आप एग्जामिनेशन में फेल हो गए तो नेक्स्ट ईयर आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, इस तरीके से। हम ये कभी बातें नहीं करते। अगर हम इस तरीके के कॉन्वर्सेशन में बच्चों के बीच में ये रखेंगे तो बच्चों के अंदर एक हिम्मत बंधी रहेगी कि कोई बात नहीं, इस साल ऐसा हो गया, अगली बार हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। और संवाद जैसे मैंने कहा होना जरूरी है, क्योंकि डर जो है ना वो अज्ञानता से आता है, भय जो होता है, भय ही तो है सारी समस्याओं की जड़। तो ये भय अज्ञानता से आता है, और अज्ञानता कैसे दूर होगी? संवाद से, अगेन बातचीत से, शेयरिंग से। हम अपनी बातें शेयर करेंगे, जैसे डॉक्टर सुनीता ने अभी इन्होंने बताया था कि, और पूजा जी ने भी कहा कि कोई इंसान अगर डिप्रेशन का शिकार है तो हमें उसे पहचानना है। अकेलापन, वो आदमी खुद को बंद कर लेगा, सबसे बातचीत बंद करनी शुरू कर देता है, सबसे पहले वो कटना शुरू होता है समाज से, फिर धीरे धीरे घर से। और उस चीज को हम अगर दूर करें, हमको सबसे पहले उससे बातचीत करनी, उसकी समस्या जाननी जरूरी है। वो बच्चा हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा हस्बैंड हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो हमें उससे बात खुद चला के करनी पड़ेगी। मे बी वो आपको शुरू में नहीं सीधा जवाब दे, क्योंकि वो तो मानसिक स्थिति से लड़ रहा है। तो हमें उनको समझना बहुत जरूरी है कि हमें ध्यान देना होगा, कहीं हमारा बच्चा हमसे कट तो नहीं रहा, क्या वो अपनी दिनचर्या की जो दिन भर की स्कूल की बातें हैं, दोस्तों, क्या हमसे शेयर करता है? तो अगर वो छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें शेयर कर रहा है तो 100% अपने मन का जो उसके मानसिक अवसाद चल रहा है वो उसको भी हमसे जरूर शेयर करेगा, क्योंकि ये शेयरिंग ही हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे बच्चे हमारे हम लोगों से जल्दी से शेयर नहीं करते, उसका कारण ही होता है उन्हें लगता है, हम बच्चे ज्यादातर बोलते हैं आप नहीं समझोगे। उनकी सोच ही होती है अगर हम खुलकर बात करेंगे तो शायद ये समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो इस डर के मारे कि पेरेंट्स तो हमें समझेंगे नहीं, तो वो खुलकर हमसे इस तरीके की बातें नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं हमें समझना बहुत जरूरी है उनको, उनकी बातों को, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा आपके बच्चे का अगर स्कूल में, आजकल तो बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए कि टीचर ने अगर उन्हें डांट दिया, हमारे टाइम में एक अलग बात है, मार थप्पड़ भी पड़ जाता था तो हंस के निकाल लेते थे, लेकिन आजकल बच्चों को अगर टीचर ने किसी बात पे कुछ कह भी दिया ना, स्कूल में उसकी इंसल्ट हो गई किसी से, तो वो दिल पे ले लेते हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि आपका बच्चा स्कूल से आने के बाद सुस्त है,
तो उससे बातें पूछिए, क्या रहा उसका दिन, कैसा रहा, तो धीरे धीरे आपसे खुलना शुरू हो जाएगा। बच्चा अकेलापन जब महसूस करने लगता है तो कहीं ना कहीं उसको मतलब भावनात्मक रूप से वो अकेला हो जाता है। तो उस समय उसकी आत्महत्या का जो ये एक मैं बोली ना, इस तरफ आत्महत्या तो नहीं, जो अपनी ये जो इस तरफ बढ़ना, नेगेटिविटी की ओर बढ़ना जिसको कहते हैं, वो इनिशियल स्टेज यहीं से स्टार्ट होती है। धीरे धीरे वो जब शेयर करना बंद कर देता है बातों को और भावनात्मक रूप से अकेला होने लग जाता है, इमोशनली खुद को उसको लगता है नहीं मैं कहीं से कमजोर हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि मुझे कोई समझेगा नहीं। हम उसको साइंस की तरफ धक्का दे रहे हैं, उसको आर्ट्स में जाना है, पर वो बोल नहीं पाता। माँ बाप की खुशी में वो उसको उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर चूज कर लेता है और फिर उसका उस पर पढ़ाई पे ध्यान देता है तो वो फेल हो जाता है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी। और आत्महत्या अगर कही जाए ना तो ये हम लोग कहते हैं ना, उसने अपनी इच्छा से कर ली, ये मनचाही मौत नहीं होती है, पता है, ये अनचाही होती है। ये मनचाही कभी नहीं होती है, ये अनचाही होती है। कारण कोई भी रहता हो, हम कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं। उसने आत्महत्या इसलिए करी होगी क्योंकि ये कारण था, तो कारण देके हम इस बोझ से, इस चीज से पीछे नहीं हट सकते या पल्ला नहीं झाड़ सकते कि इस वजह से ये की होगी। हमें समझना जरूरी है। आपने जैसे आराधना जी बोला कि हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे टीचर्स का, अभी मैं ये बोलूंगी, हमारे तो अभी स्कूल्स में, कॉलेज में इतना स्ट्रेस बच्चों में आ गया, जो स्ट्रेस हम लोगों को एक टाइम पे ये करियर चुनने में होता था कि यार हम ये काम कर रहे हैं इसमें स्ट्रेस है। नहीं, आजकल बच्चों की छोटे से लेके एजुकेशन में इतना स्ट्रेस आने लगा। मेरा तो ये मैं तो ये सोचती, मैं क्या, ये हम सबको सोचना चाहिए कि मेंटल उसके ऊपर भी हम लोगों को एक मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी सिलेबस में कहीं ना कहीं इसको ऐड करना चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चों को ये, हम जो साइकोलॉजी बाद में पढ़ते हैं, ये मेंटल उसके ऊपर कैसे उससे निकला जाए, कैसे है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई सब्जेक्ट बना के इसको सिलेबस में ऐड करना चाहिए। और जो मतलब व्यक्ति जो समाज से खुद को एक दूरी बनाने लग जाता है, तो वो इसी डर से दूरी बनाता है। जैसे अभी एक और चीज में, जैसे सुनीता जी ने भी बोला था, सॉरी मैं उससे हट गई हूँ, सुनीता जी ने कहा था कि एक हम उस पे भी आजकल जाने लगे कि फेसबुक पे पिक डाली, अगर 5 लाइक आते हैं तो आजकल उससे भी डिप्रेशन होने लगा है। और ये सच है आराधना जी, लोग सोच लेते हैं अरे यार उसने पिक डाली उसी प्रोग्राम की, उसने अपनी पिक डाली, उसको तो 50 लाइक आ गए, मेरे में 5 ही लाइक आए। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज से भी मतलब बहुत हद तक डिप्रेशन में, जैसे सुशांत सिंह जी का, शायद ये लोग लाइमलाइट में इतने ज्यादा रहते हैं कि जब इन्हें लगता है कि अगर हमें ऑडियंस स्वीकार करना बंद कर देगी, ऑडियंस हमें स्वीकार नहीं करेगी, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले शायद इसलिए सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि ये लोग चमक धमक से भरी दुनिया में होते हैं। और अगर हम बच्चों पे आते हैं तो बच्चे तो उस चमक धमक से बहुत दूर होते हैं, लेकिन आजकल बच्चे अंदर से वो हो गए हैं, जैसे बोलते हैं नहीं, ईगो पे ले लेते हैं। आप उन्हें डांट दीजिए मेहमान के सामने, देखिए कितना बुरा लगता है उन्हें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का मेंटल भी हमको समझना होगा कि क्या हम अपने बच्चों के साथ सही तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े। आज की तारीख में मैं जो अभी हालात में देख रही हूँ, कई लोग, मानसरोवर में एसएफएस में लास्ट टू लास्ट ईयर किसी बच्ची ने शायद 10th का उसका बोर्ड का था, पंखे से अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए कि फेल हो गई। अरे फेल होना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि माँ बाप की ही कमी रही होगी ना, हमने अपने बच्चों को इतना स्ट्रेस में डाल रखा है। नहीं, ये कंपटीशन तो तुम्हें पार करना ही है, इस कंपटीशन के बिना जिंदगी अधूरी हो जाएगी, इस कंपटीशन के बिना शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, दुनिया बहुत खूबसूरत है। बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना जरूरी है, बेटा दुनिया जान है तो जहान है। हमारी लाइफ से जुड़ी कई चीजें हम लोगों को ये दिखाना होगा कि ये कमी आती है जिंदगी में, बहुत सारी स्ट्रगल आते हैं, उन्हें उस स्ट्रगल से लड़ना सिखाना होगा। हमें वो हिम्मत सिखानी होगी कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। बेटा हम उन्हें बहुत अच्छी लाइफ देते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन उन्हें उस स्ट्रगल पीरियड का भी हमें बताना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत सिंह जी अगर अपने मन की बात, शायद अपने मन का डर किसी से शेयर कर पाते तो शायद आज हमारे बीच में होते। तो यही है, अगेन मैं उस पर आगे, संवाद पे, कम्युनिकेशन की कमी है हम लोगों में। आज हम ही एक घर में रहते हैं, बच्चा अपने कमरे में बंद होता है, हम अपने कमरे में चले जाते हैं, हम अपने कमरे में टीवी देख रहे होते हैं, बच्चा दूसरे कमरे में टीवी देख रहा होता है। बिल्कुल, वो अपने मन की बात, हो सकता है वो किस दुख से जा रहा है, हम उसकी बात नहीं समझ पाते। वो हमको अपने मन की कोई बात कहना चाहता है, मगर उसे लगता है नहीं, मेरे माँ बाप नहीं समझेंगे क्योंकि इन्होंने तो मुझ पर पहले ही अपनी इच्छा थोपी हुई है। तो हमको बच्चों को उनकी, पहले उनकी इच्छा सुनो, फिर अगर आप अपना जो चाहते हैं बच्चों से, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, फिर हम उनसे कह सकते हैं बेटा हम ये सोच रहे हैं, क्या ये पॉसिबल हो, क्या तुम ऐसा, तुम्हें लगता है, क्या तुम इस लायक हो, क्या तुम अंदर से, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है,
फोर्सफुली किसी के ऊपर फोर्स नहीं करेंगे। बिल्कुल मेरा सोचना है आराधना जी। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को सिखाएं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एंगेज ऐसे करें, हारना नहीं चाहिए। जी जी जी। एक्चुअली जो आराधना जी, जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो आराधना जी, एम आई ऑडिबल? हेलो Yeah, perfectly audible, madam. Perfectly audible. Yes. हेलो थैंक यू सो मच ललिता जी, काफी डिटेल। आराधना जी, हाँ जी, आवाज आपको शायद नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। अच्छा, आई थिंक ललिता जी के नेटवर्क में कुछ इशू हो गया है, ललिता जी नहीं सुन पा रहे हैं। मीटिंग की समाप्ति की इससे पहले मैं नेहा जी से एक बार बात करना चाहूंगी। नेहा जी, आप अपने कुछ व्यूज रखना चाह रहे थे? नेहा जी, आराधना जी, आपकी वॉइस मुझ तक नहीं आ रही है। नितिन जी आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, शायद ललिता जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज बाकी सबको आ रही है। जी, बार बार हम हाउसवाइफ्स के लिए बात कर रहे हैं, विमेंस के लिए वर्क लाइफ बैलेंस होता है, हाउसवाइफ्स के लिए क्या होता है? हाउसवाइफ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज के अकॉर्डिंग देयर इज अ वे ऑफ लीडिंग योर पर्सनल लाइफ जो हम हाउसवाइफ्स को अपनानी चाहिए। वो कैसे होती है? सबसे पहले वो 5-6 चीजें होती हैं जो उन्हें लाइफ में अकोमोडेट करनी है। क्या होती है? फर्स्ट होती है रीडिंग। रीडिंग नॉट जस्ट द न्यूज़पेपर जो आप रीड करते हो वो उसमें करीब आधा पौन घंटा लगता है। उससे अच्छा आप 30 मिनट्स का सॉरी, कैन यू हियर मी? या आप 30 मिनट्स का कोई भी न्यूज, लाइव न्यूज सुन के उस चीज को सबसाइड कर सकते हैं। सेकेंड, रीडिंग ऑफ अ बुक और अ मैगजीन। फिल्म फेयर की और फेमिना की बात नहीं हो रही है। कुछ आप या तो अपने पेरेंटिंग के ऊपर कभी कोई बुक्स ले लीजिए, कभी आप अपने हेल्थ के ऊपर कोई बुक ले लीजिए, कभी आप स्पिरिचुअल के ऊपर कोई बुक ले लीजिए। एक बुक कॉन्टिन्यूस आपके बेड साइड पे होनी चाहिए। सेकंड है एक्सरसाइज। विमेन सुबह 5 बजे से उठ के हाउसवाइफ्स काम करना शुरू कर देती हैं, ये वो उन, और जब वो ऑफ कोर्स इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थक जाती हैं तो वो सोचती हैं कि चलो एक्सरसाइज तो मेरी वैसे ही हो जा रही है, लेकिन नहीं। एक्सरसाइज से, जैसे सुनीता जी ने बोला, बहुत सारे हमारे अंदर हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। वॉक, जिम और एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल 1 आवर ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी हाउसवाइफ। उससे उनका हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है। थर्ड थिंग है उनका एक ग्रुप होना। ऑफ कोर्स हमारे पास जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके पास हस्बैंड का जो ग्रुप होता है वो उनका ग्रुप वो अडेप्ट कर लेती हैं, वो नहीं होना चाहिए। चाहे आप किटी पार्टी को बड़े गंदे फॉर्म में देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू चूज योर फ्रेंड्स। हाउसवाइफ होके ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड किसी की सिचुएशन चेंज होती है, किसी का सिटी चेंज हो जाता है, किसी का माहौल चेंज हो जाता है। उस पर्टिकुलर माहौल के अकॉर्डिंग आप अपने द्वारा फ्रेंड्स बनाइए, किटी बनाइए, जहां आप थोड़ा सा रिक्रिएशन या मन की बात आप कर सके। इसमें एफर्ट डालना पड़ता है, एफर्ट डालिए। थर्ड थिंग, जो स्क्रीन टाइम होता है, चलिए लॉकडाउन में हम लोग का बढ़ा हुआ है, लेकिन जो जनरल स्क्रीन टाइम होता है 1 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। इसमें वो भी एक बार सिटिंग में होना चाहिए। आप कोई भी टाइम दिन का ले लीजिए जब आप, ठीक है, व्हाट्सएप आज एक कम्युनिकेशन का मेथड हो गया है, लेकिन अदर सोशल मीडिया के लिए सिर्फ 1 घंटा, वो भी 1 सिटिंग में आपको कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है स्पिरिचुअल पार्ट। एक रिचुअल जो होता है, आपको दिन में एक बार रूटीन के साथ आपको या तो उसमें मेडिटेशन कीजिए या आप मंदिर में पूजा कीजिए। ऑफ कोर्स हाउसवाइफ्स करती हैं, ये कहीं ना कहीं वर्किंग वुमेन के लिए वर्क लाइफ बैलेंस में जरूरी हो जाता है कि वो थोड़ा स्पिरिचुअली 15 मिनट अपने डे का उसको दें। नेक्स्ट चीज है, जो नेक्स्ट फैक्टर है, दैट इज हॉबी। हॉबी में फ्रेंड्स से फोन पे बात करना नहीं आता है, हॉबी में न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, शॉपिंग नहीं आती है। हॉबी अगर आपको फील होता है कि मेरी हॉबीज हाउसवाइफ को इतने सालों की एक गैप के बाद खत्म हो गई, तो उसे रिवाइव करना पड़ता है। तो 30 मिनट्स, चाहे आप स्केचिंग करिए, चाहे आप गार्डनिंग करिए, चाहे आप क्रिएटिविटी कीजिए, आपको आपके जो फास्ट लाइफ है उसमें वो लेम लगेगा कि यार ये 30 मिनट्स में स्केच करके मुझे क्या मिल रहा है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। इससे तो अच्छा मैं किसी के साथ बात कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, लेकिन नहीं। आपके मेंटल स्ट्रेस के लिए वो हॉबी का 30 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो
जो हाउसवाइफ की बात करते हैं उनको अपने डे प्लान करने चाहिए। हमेशा एक फिक्स रूटीन है, हमारे पास कोई हाउसवाइफ का प्लान ही नहीं होता है। खाना बनाया, 2 घंटा रेस्ट किया, फोन पे बातें करी, ऐसा किया, नो। आपके पास बकेट लिस्ट होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 बकेट लिस्ट आपके पास होने चाहिए। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और उसको बाकायदा आप जर्नल बनाइए और उस पर टिक कीजिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। साथ में आप लंच डिनर और ये सब बनाते हैं, इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग कीजिए कि पूरे वीक में सुबह से शाम तक आप क्या बनाएंगे। इससे आपकी शॉपिंग, ग्रॉसरी, आप क्या खरीदते हैं, उसमें जो टाइम आपका एवरीडे लगता है वो एक बार में 1 घंटे में हो जाएगा, चीज़ें सिस्टमैटिक हो जाएंगी। और साथ में वो जो स्पेयर टाइम है आपके सोचने वाला, आपका न्यूट्रिशन फूड जो है बैलेंसिंग, कि हमें सुपर फूड कम ऐड करना है, कब हमें कार्ब ज़्यादा करना है, वो भी बैलेंस हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत सारा आपके खुद के लिए बचने लग जाएगा। जब हम लाइफ में कुछ ये चीज़ें कंपार्टमेंटाइज करना शुरू कर देंगे तो हाउसवाइफ्स को बहुत बहुत रिलैक्सेशन इस चीज़ से मिलेगा। थैंक यू सो मच नेहा जी। आई थिंक ये जो पॉइंट्स आपने एंड में बोले ये बहुत ही एप्ट हैं और दिस इज बैंग ऑन एक्चुअली, कि जो मैसेज या जो लाइफस्टाइल एक हाउसवाइफ को अपना चेंज लाना चाहिए वो इसमें बहुत क्लियरली एलेबोरेट किया गया है। अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जैसा कि हमने देखा कि आपस में व्यू शेयर करके और ओवरऑल व्यू शेयर करके हमने काफी कुछ इस चीज से लर्न किया, और मैं चाहूंगी कि ऐसे सेशंस हम आगे भी करें और अपने व्यूज प्रेजेंट करें। और मैं कोशिश करूंगी कि जया जी और नितिन जी की हेल्प से इसको हम अच्छे से। जी अंकिता जी, अमिका जी। आराधना जी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, वो मेरी पर्सनल मतलब मेरी फैमिली से रिलेटेड ही है। जो आज आप डिप्रेशन की बात कर रही हैं, मेरे अंकल हैं, काफ़ी क्लोज है हमारी फैमिली में, लाइक अ फैमिली मेम्बर ओनली। वो डिप्रेशन के शिकार हैं पिछले 15-18 साल से। ही इज़ ऑन टैबलेट्स डिप्रेशन, बट आई वुड से दिस कोरोना हैज़ बिकम अ पॉजिटिव नोट इन हिज लाइफ, दिस पेंडेमिक टाइम, नॉट कोरोना, आई वुड particularly say about the word corona, कि उन्होंने इस कोरोना का इतना अच्छा फायदा उठाया है कि he has become a motivational speaker on YouTube. Okay, very nice. About तो उन्होंने अपने डिप्रेशन को ओवरकम करके, क्योंकि इस टाइम पे हम अच्छे लोगों को जो बहुत हेल्दी वाइज है, अच्छे फैमिली मतलब पैसे को लेकर के देख लो, हेल्थ को लेकर के देख लो, वो लोग सब ले डाउन हो रहे हैं, उनकी लो लाइफ कंडीशन हो रही है इस टाइम पे। बट ही हैज रेज्ड हिज मेंटल पावर अलोंग विद हेल्थ इश्यूज। तो उन्होंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल एज अ मोटिवेशनल स्पीकर चालू किया है, एंड ही फॉलोइंग मेनी स्पीकर्स अलोंग विद दैट। तो वो अपनी खुद की राइटिंग्स लिख रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार वो पिछले 15 साल से हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जो हम दैट्स व्हाट जो हम इम्बाइब कर रहे हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये है, हम हावी ना होने दें अपने आप पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू। और वापस जल्दी मिलने की उम्मीद है। हाँ जी, मेरा बीच में शायद कुछ वो हो गया था क्या? नहीं, वो लास्ट में आपका आवाज नहीं आ रहा था, पूरा हो गया था। अच्छा, हाँ, आवाज नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई। थैंक यू आराधना जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है राजस्थान पत्रिका ने, और हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग मतलब और लोगों के साथ जुड़े इसमें। बिल्कुल। सो राइट, थैंक यू सो मच। अभी इस मीटिंग को अपन एंड करते हैं और जल्दी ही कोशिश करते हैं कि इसको आगे लेके जाएं। और स्पेशल थैंक्स टू नितिन जी एंड ललिता जी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नितिन जी, आराधना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आराधना जी, आपने बहुत अच्छा मॉडरेट करा। यू मॉडरेटेड द इक्वल क्रेडिट गोज टू यू एंड एज वेल नितिन जी एंड जया जी हु वर ऑलवेज देयर। इट इज वेरी the team which plays behind the scene is more commendable. So thank you Nitin ji and Jaya ji for being there. Thank you Radhana ji. Thank you the entire team. Loved interacting with you all on such a taboo topic. कोई बात नहीं करना चाहता, मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, एंड आज हमने उसके बारे में खुल के इस प्लेटफॉर्म से बात की। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू for making it. Thanks everyone. Thanks everyone. One point from my side. This is just a beginning. This is the first platform which we have shared with each other. और नेक्स्ट टाइम से कुछ और देखेंगे, कुछ यूनिक, और पत्रिका के प्लेटफॉर्म पे 40 के साथ में जुड़ने में
सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो थैंक्स फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू वेरी मच। हमेशा 14 वुमेन विंग हमेशा से पत्रिका के साथ जुड़ा रहेगा और जुड़ना चाहेगा फ्यूचर भी हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच नितिन जी, टू ऑल नाइस डे। टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।